बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर और आफियत के साथ अपनों के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। जी नाज़रीन, कैसा जा रहा है आज का दिन? मौसम के हवाले से अगर हम थोड़ी सी बात करें तो मौसम जो है वो गर्द आलूद सा है। रात भी काफ़ी आंधी है। कहते हैं मुल्तान में हमेशा आंधियां जो है वो बहुत ज़्यादा आती हैं, लेकिन बारिश के हवाले से अगर हम बात करें तो बारिश नहीं आती। अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो बारिश के लिए दुआ कर रहे हैं, तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो बारिश कर दे ताकि जो गर्मी की इस टाइम सूरत हाल है उससे भी हमें जो है वो छुटकारा मिल जाए और थोड़ा सा सुकून मिल जाए, रिलीफ मिल जाए। और इसके साथ ही नाज़रीन, हमेशा एक बात करती हूँ कि आप जिस टाइम जो एक दौर चल रहा है, एक मुश्किल वक्त चल रहा है, उसमें अगर आप एक दूसरे के साथ जो है प्यार और मोहब्बत के साथ रहना स्टार्ट करेंगे और आसानियां करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इस मुश्किल दौर में अगर किसी के लिए थोड़ी सी मदद भी कर सकते हैं तो ये एक सदका जारिया है। कोशिश करें कि आपकी वजह से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। आप किसी की मुस्कुराहट की वजह तो बने, लेकिन किसी की तकलीफ की वजह ना बने। तो हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। लाइफ जो है वो बहुत मुख्तसर सी है, आपको अगले स्टेप का भी नहीं पता कि आप क्या हो सकता है आपकी लाइफ में। तो बेहतर है कोशिश करें, आसानियां करें जितना हो सकता है। आज मैं कल एक देख रही थी कि बहुत ही यंग बच्चियां जो हैं वो रोड के ऊपर खड़ी हुई थी और उन्होंने जो है वेल किया हुआ था, लेकिन दुख देख के बड़ा तकलीफ हुई कि 18-19 साल की बच्चियां खड़ी हैं और यंग हैं, लेकिन वो क्या है, मांगने पर मजबूर हैं। पेरेंट्स भी भेज देते हैं, समझ में नहीं आती इस तरह की यंग बच्चियां। और जो इस टाइम चल रहा है, आप किस तरह अपनी जवान बच्चियों को जो है वो बाहर रोड पे खड़ा कर सकते हैं। तो कोशिश करें, अगर आप उनकी हेल्प कर सकते हैं तो लाजमी उनकी हेल्प करें, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा अरूज पर है। तो महंगाई की वजह से लोग जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और लोग इस तरह रोड पर निकलना शुरू हो गए हैं। तो इसी के साथ ही अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ कुछ गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी, सबसे पहले डॉक्टर सलमा नाज हैं जो कि डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी सलाम। हैं? जी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। हैं? जी वेलकम करते अल्हम्दुलिल्लाह। अपने शो में आपको। अल्लाह का और इसके शुक्र। साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी डॉक्टर मोहम्मद हनीफ अख्तर जो कि चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स वीज़ा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू। और इसके साथ ही नाज़रीन, जो मैंने बड़ा खूबसूरत सा कलर पहना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत ये ड्रेस है, बहुत ही स्टाइलिश किस्म का, और ये है जी रीत रंग एल22 का। आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि मैं उनका नाम लूँगी। और मिकाइल प्लाजा में उनकी बुटीक है, आप उनकी बुटीक पर जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे ड्रेसेस आए हुए हैं क्योंकि ईद भी अब करीब आने वाली है, तो लोग जो है वो अभी से शॉपिंग करना स्टार्ट भी हो गए हैं। तो आप जा सकते हैं, बड़े अच्छे अच्छे उनके पास जो है कलेक्शन आई हुई है। समर के हवाले से बहुत अच्छी कलेक्शन है, तो लाजमी जाएं, विजिट करें। अच्छा जी, हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, तो आपको पता है कि हम इनसे बातचीत करेंगे। आज थोड़ा लाइफ स्टॉक के हवाले से भी बात करेंगे। एक जानवरों में एक वायरस आया हुआ है, लुम्पी स्किन, उसके हवाले से आज इनसे बात करेंगे। ये वायरस क्या है, किस तरह जो है ये जानवरों को इफेक्ट कर रहा है, आज इन पर बात करेंगे। और हमारे साथ जो है प्रोफेसर साहब भी मौजूद हैं, तो इनसे हम जानेंगे कि मईशत के हवाले से, महंगाई का जो इस टाइम तूफान है उसके हवाले से, और जो बजट पेश किया गया उसके हवाले से आज इनसे बातचीत करेंगे। और साथ ही पहले चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, आज नेकी की बात। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज का मेरा पैगाम ये है, आदमी अपने दिल को कैसे जिंदा रख सकता है, दिल कैसे जिंदा रह सकता है। तो उसके लिए एक अमल तो ये है, कुरान मजीद की तिलावत गौर व फिक्र से किया करें। रातों को जागना सीख लें, अच्छे अखलाक अपनाने की कोशिश किया करें। इस अमल की वजह से अल्लाह आपके दिल को जिंदा कर देगा। जैसे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला इन्न फिल जसदी मुज़गा, इंसान के जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है, जब वो सही हो जाता है सारा का सारा इंसान ठीक हो जाता है। अगर वो ख़राब हो जाए तो सारा का सारा इंसान ख़राब हो जाता है, वो है दिल। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह का जिक्र किया करो, मौत को याद किया करो, अल्लाह आपके दिल को ज़िंदा रखेंगे।
अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुबह आमीन, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, इसके साथ ही सलमान, क्या हालचाल है, क्या हो रहा है आजकल? पहले तो जी ये आपसे पूछ लेते हैं ना। जी आजकल आपको पता है कि लंपी स्किन डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है। उसके लिए सर्विलेंस हो रहा है और उसकी ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन वगैरह हम लोग उस पर बहुत ज़्यादा हमारा फोकस है। और वॉर फुटेड वैक्सीन एनिमल को की जा रही है। सही। अच्छा, लंपी स्किन के हवाले से पहले तो डिटेल में जान लेते हैं ना कि ये है क्या वायरस? जी, ये पॉक्स वायरस है। इस वायरस का नाम है पॉक्स और ये जानवरों में लंपी स्किन डिजीज़ कॉज करता है। ठीक है। जिसकी वजह से स्किन पे नोड्यूल्स बन जाते हैं या पस वाले छाले, जिसको आम अल्फाज में कह सकते हैं। वो छाले बन जाते हैं, फिर वो बाज़ दफ़ा डिस्चार्ज भी हो जाता है और मज़ीद इन्फेक्शन फैलने का खतरा होता है। तो ये वायरस कहाँ से आया जो इतना अभी हम देख रहे हैं जानवरों में बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है? ये वायरस एक खास किस्म का मच्छर जिसका नाम है क्यूलेक्स, उस मच्छर में ये वायरस पाया जाता है। इसके अलावा ये बाइटिंग फ्लाइज की वजह से मुंतकिल होता है और टिक्स की वजह से मुंतकिल होता है। जानवरों में जो चिचड़ जिसको उर्फे आम में कहते हैं, बिल्कुल, उसके काटने से ये मुंतकिल होता है। एक जानवर से दूसरे जानवर में मुंतकिल होता है। ठीक है। ये इंसानों में तो नहीं मुंतकिल हो सकता? नहीं, ये जूनोटिक डिजीज नहीं है। मतलब वो बीमारियां जो जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होती हैं, ये उनमें इसका शुमार नहीं होता। ये जानवरों से जो है, जी, ये जानवरों से जानवरों में मुंतकिल होती है। इंसानों के लिए डेंजरस है। सही। अच्छा, इसके एक तो हम सिम्टम्स जो हैं आपने बता दिए हैं कि छाले की तरह। जी, तो वजूहात क्या बनती हैं इसकी? वजूहात इनके इसके फैलाव की वजूहात क्या बनती है? टिक्स के काटने से बेसिकली ये है। अच्छा, हाँ जी, मॉस्किटो के काटने से, टिक्स के काटने से अगर उनको हम कंट्रोल कर देते हैं स्प्रे वगैरह करवा के, या एंटी टिक इंजेक्शन होते हैं आइवरमेक्टिन वगैरह, वो लगाने से, तो इस पे काफी ज्यादा कंट्रोल। अगर सफाई वगैरह के हवाले से जी, सफाई वगैरह किया जाए तो तब ये बीमारी, सफाई भी सबसे पहले तो ये इसको स्प्रे इसके लिए बहुत जरूरी है कि स्प्रे किया जाए। मच्छर और बाइटिंग फ्लाइज और टिक्स, इनको मारने के लिए स्प्रे किया जाए। अच्छा, दूसरे के इनको आइवरमेक्टिन इंजेक्शन लगा दें ताकि जो टिक्स हैं जो उसमें जिस्म के अंदर वो स्किन के ऊपर जो पल रही हैं वो खत्म हो जाएंगी, तो जाहिर इसका सोर्स खत्म हो जाएगा। और नंबर 3 पे सफाई। सफाई तो आप पहले जानते हैं कि निस्फ ईमान है। मतलब बहाने हैं ये जहाँ पे जानवर रेयर कर रहे हैं, जो फार्म है जहाँ पे आम लोगों ने ये लाइव स्टॉक रेयरिंग कर रहे हैं, वहाँ पे उसकी सफाई बहुत अच्छी तरीके से। सफाई के बगैर तो वैसे भी जानवर जो है ना, उनको आप रखना जो है वो थोड़ा हाँ जी, बिल्कुल डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। बिल्कुल, सफाई बहुत जरूरी है। अच्छा सर, आपसे भी जानना चाहेंगे हमारी जो इस टाइम मईशत का हाल है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया रोहित टीवी का, आपने मुझे मौका दिया इजहार ख्याल का। इसमें देखेंगे बजट के हवाले से अगर बात की जाए तो बजट होता है इनकम और एक्सपेंडिचर का जो एक एस्टिमेट है कि कितनी हमारी आमदनी होगी और कितना हमारा ख़र्चा होगा, उस यानी चीज़ को हम बजट का नाम देते हैं। अब हमारे यहाँ इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि हुकूमत ने बजट पेश किया है वो 9,500 अरब डॉलर, अपना बिलियन रुपीज़ का यानी बजट है, जिसमें तकरीबन जो खसारा है वो 4,900 अरब है। अब इस खसारे को पूरा करने के लिए फिर हुकूमत को टैक्स लगाने पड़ते हैं और उधार भी लेना पड़ता है। जैसे आम आदमी करता है, अगर उसकी इनकम उसकी अखराजात से कम है तो वो दूसरों से उधार लेता है या अपनी बचतों को खर्च करता है। तो हुकूमत भी उसी सिलसिले की कड़ी है कि हुकूमत को अब अपने बजट को बैलेंस करने के लिए या अपने अखराजात को पूरा करने के लिए, यानी अगर हमारे खर्चे 9,500 अरब हैं और हमारी इनकम 5,000 अरब है और अपना, तो उसको हम कैसे पूरा करेंगे? तो उसके लिए जो हमारे पास वे आउट है वो ये है कि जी हम IMF के पास जाते हैं, हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से बारो करते हैं, पाकिस्तानी बैंक से बारो करते हैं, यानी सारा उधार पे चलता है, या फिर टैक्सेस को बढ़ाते हैं, जो यानी टैक्स है उसको बढ़ा दें। उसका एक नुकसान ये होता है कि उसका बजट, उसका जो बोझ है वो आवाम पे पड़ता है। अब टैक्स जब बढ़ेगा तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी, पेट्रोल भी महंगा हो जाएगा। पेट्रोल वैसे ही महंगा हो गया, दुनिया में कीमतें जो कि बढ़ गई हैं, तो मज़ीद उस पर टैक्स की जो कंट्रीब्यूशन है पेट्रोल की कीमतों में वो बहुत ज़्यादा है। तो तकरीबन 50 से 60% हमारा टैक्स होता है उसमें और बाकी उसकी कीमत होती है। तो उस हवाले से फिर ये है कि जी आवाम पर जो है वो बोझ पड़ता है और फिर अफरात ज़र होता है, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, कि कीमतों में इजाफा होगा। और इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है वो यही है कि जी हमारे पास
जो 3-4 प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से महंगाई हुई है। एक तो ये है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं पूरी दुनिया में। दूसरा हमारा रुपी जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए ना पेट्रोल, बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ और हिस्टोरिकली हाई है। तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पेट्रोल इस कीमत पे गया हो और मज़ीद भी जाने का इम्कान है। दूसरे नंबर पर यह है कि हमारे पास जो पाकिस्तानी रुपी है हमारा, उसका एक्सचेंज रेट बहुत यानी बढ़ा है, यानी डॉलर ऊपर गया है और रुपया नीचे गया है। अब इंपोर्ट्स जो हमारी जिसको दरामदात कहते हैं वो महंगी हो गई हैं और बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जैसे पेस्टिसाइड्स हैं, दवाइयाँ हैं, वो हमें हर हालत में इंपोर्ट करनी होती हैं। या गाड़ियाँ जो पाकिस्तान में बनती हैं उनके बहुत सारे जो पुर्जे हैं या उनके जो पार्ट्स हैं वो बाहर से इंपोर्ट होते हैं। तो अगरचे नॉन एसेंशियल आइटम को हम रोक सकते हैं, जैसा कि उन्होंने कोशिश की है कि उस पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन जो एसेंशियल आइटम है उनके पास बाहर वाला में इंपोर्ट करना है। उसके साथ साथ जो इस वक्त दुनिया में कोरोना की वजह से एक सप्लाई साइड का प्रॉब्लम हुआ कि जी दुनिया में फैक्ट्रीज बंद हो गई और बहुत सारी चीज़ें उनकी जो रसद थी वो कम हो गई। अब वजह तो आना बंद हो गई क्योंकि लॉजिस्टिक इशूज़ भी थे, ज़ाहिर फ्लाइट्स बंद हो गई, जब बहरी जहाज़ बंद हो गए तो सप्लाई उनकी आना बंद होगी, उधर से प्रोडक्शन भी बंद होगी। तो सप्लाई कम होने की वजह से कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ। अच्छा, ये बैरूनी यानी वो फैक्टर्स हैं या बैरूनी अवामिल हैं। अगर पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, पाकिस्तान के अंदर जो हुआ है वो ये हुआ है कि जी हमारे यहाँ जो लोकल पैदावार है बहुत सारी अशिया की वो कम हो गई है। मसलन इस साल टमाटर कम हुआ है, प्याज कम हुआ है और उनकी कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया। हालांकि यही टमाटर 20 रुपए किलो मिलता था इस सीज़न में, अब 80 रुपए किलो मिल रहा है। जी बिल्कुल ऐसे प्याज का भी यही हाल है, जो 20-25 रुपए किलो होता था वो 80 रुपए किलो हो गया है। और फिर जो है उस अफरात ज़र की वजह से, यानी इसकी वजह से चूँकि कीमतें जब रसद कम होती है और तलब तो उतनी रहती है, बढ़ती है क्योंकि आबादी में इजाफा हो रहा है, तो फिर कीमतों में इजाफा होता है। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो इकॉनमी पे यही पड़ता है कि जी लोगों को उनकी जो क़ुव्वत ख़रीद है वो कम हो जाती है। अब जो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम होगी, इसका मतलब है कि उनकी आमदनी जो है वो उनके अखराजात को पूरे करने के लिए काफ़ी नहीं है। तो वो भी ज़ाहिर है फिर बैंक्स का रुख करते हैं या अपना फाइनेंसिंग का रुख करते हैं कि कहीं से उधार लिया जाए। अब हुकूमत को भी मसला है कि हुकूमत ने अपना बजट खसारा पूरा करने के लिए उधार लेना है। अगर हुकूमत IMF के पास जाती है तो IMF जो क्या करेगा जी, IMF कहेगा जी आप सब्सिडीज़ ख़त्म करें, जो लोगों को आपने सस्ती चीज़ें देनी हैं उनको बंद करें, कीमतों को बढ़ाएं, पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाएं, पेट्रोल प्राइसेस को बढ़ाएं और उसके साथ साथ जो है अपना उनकी जो बाकी शराइत हैं कि जी शरह सूद और ये जो इंटरनल बोरोइंग्स हैं इनको रैशनलाइज करें। तो उसका प्रॉब्लम फिर ये होगा कि अवाम पर बोझ पड़ेगा। तो पॉलिटिकली हुकूमत जो है वो अनपॉपुलर हो जाती है। लेकिन हमारे पास कोई उसके अलावा इस वक्त वे आउट नहीं है, क्योंकि तमाम जो डोनर्स हैं इंटरनेशनल वो हमें कर्जा उस वक्त देते हैं जब IMF हमसे खुश होता है। और IMF की खुशी यही है कि जी आप जो है अपना शरह सूद को बढ़ाएं। इस वक्त जो शरह सूद है तकरीबन 14% के करीब है। अब 14% पे जो यानी ये एक फैक्टर उनकी है, एक कंडीशनैलिटीज़ में से एक मुख्तलिफ शराइत में से एक शर्त है। अब 14% पे हुकूमत भी बारो करने जाती है और मैं और आप भी बारो करने जाते हैं, यानी आम बिजनेसमैन भी बारो करता है। लेकिन जब शरह सूद ज़्यादा होगी तो कारोबारी बंदे पीछे हट जाएंगे, वो बारो नहीं कर सकेंगे। उनको पता है कि ये 14% मैंने कीमत में डालना है और कीमत जो है वो आवाम से लेनी है। तो हो सकता है उसकी जो कंपेटिटिवनेस है, उसकी जो चीज़ है वो इतनी उसकी हाई कीमत पे ना बिके, तो फिर वो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैसे रिकवर करेगा। जबकि हुकूमत के लिए मसला नहीं होता, हुकूमत जो है उस सूद को पे कर देती है क्योंकि हुकूमत नोट छाप सकती है, आम आदमी नोट नहीं छाप सकता। बिल्कुल ऐसे तो उसका फिर नुकसान ये होता है कि जो हमारा प्राइवेट इन्वेस्टर है या छोटा कारोबार है वो मुतासिर होता है। तो इस सूरत में फिर ये ज़रूरी है कि हुकूमत जो है फिर कोशिश करती है बाहर से बारो करे, IMF से बारो करे, बजाय इसके मुल्क के अंदर से बारो करे, ताकि हम अपनी आवाम के मुकाबले में खड़े ना हों बारोवर के तौर पे कि वो जो है जहाँ से बारो कर रहे हैं हम भी वहीं से बारो कर रहे हैं। तो ये मसाइल चल रहे हैं। इसकी वजह से बहरहाल अब मुख्तलिफ सजेशंस हैं, मुख्तलिफ इसके कोशिश की गई है इस बजट में कुछ चीज़ों को एड्रेस करने की, उस पर बात हो सकती है। अगर आप मौका देंगी तो फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। लेकिन हुकूमत की तरफ से भी तो नॉन सीरियस बिहेवियर है इस टाइम। आप देखें कल भी जो है इसमें ताख़ीर की गई चीज़ें जो हैं। वो बात ये है जी कि अब चूँकि पोलिटिकली हम थोड़े अनस्टेबल हैं और स्टेबिलिटी कम हो गई है, और फिर मेरा ख्याल है इसमें इस वक्त जो हमारी इकॉनमी की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप करें, सियासी तौर पे हम इकट्ठे हो जाएं, जिसको हम कहते हैं वो अपना यानी जो एक पहले हमारा पॉलिटिकल जो था अपना
कंसेंसस था कि जी हमने आपको एक चीज़ फॉरगो कर दी, जैसे मुशर्रफ साहब ने किया था कि जी उन्होंने मुख्तलिफ सियासी जमातों को अकोमोडेट किया और वो सारा कुछ जो है उनसे निकल गया, फिर उसको दोबारा उसमें लूप में लेकर आए। अब हमें उसी तरह के एक मुआशी कंसेंसस चाहिए जिसको हम इकोनॉमिक कंसेंसस कहते हैं कि जी हम सारे मीशत के मसाइल पर मिलकर बैठ जाएं और उस पर कंप्रोमाइज़ कर लें कि जी हमने मुल्क को ठीक करना है, सियासत की बात बाद में हो जाएगी। तो असल में हमारा मसला ये है कि सब पॉसिबल भी नहीं है ना, सारे इस टाइम जो है हर किसी का अपना अपना एक नजरिया है और उसी पे वो सब चल रहे हैं, सब मुत्तहिद नहीं होते। जी ऐसे ही ऐसे, लेकिन इसमें जरूरत इस चीज़ की होगी कि हमें पाकिस्तान को पहले नंबर पर रखना चाहिए। पाकिस्तान पहले हमारी प्रायोरिटी है और दूसरी अपनी जो ज़ाती तरजीहात हैं या सियासी तरजीहात वो बाद में आनी चाहिए। अब मसला ये है कि जी हम यानी इतनी अफरात-ए-ज़र पाकिस्तान में कभी नहीं, 15 से 16% पे हम खड़े हैं, कीमतों में इजाफा हो चुका है और साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा है, यानी बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, इंडिया, हम सबसे आगे हैं कीमतों में इजाफे के हिसाब से। तो अगर इनको कंट्रोल कर लिया जाए तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमें सब्सिडी देनी पड़ेगी। हम आवाम को सस्ता पेट्रोल देंगे तो आवाम जो किराए कम देंगे, यानी आवाम कीमतें कम चार्ज करेंगे, आवाम को टैक्स का बोझ कम करें, तो फिर ये हमारी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। तो और इन्फ्लेशन का जो लेवल है दिन ब दिन जो है वो टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं, चाहे आपने गाड़ी रखी है, चाहे आपकी प्रॉपर्टी है, चाहे आप जो भी, उस पर आपका डबल ट्रिपल जो है वो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। वो ऐसे ही है ना, इस बजट में इन्होंने यही किया कि जी 1600 सीसी जो उससे ऊपर जो गाड़ी हैं उन पर टैक्स डबल हो गया, बिल्कुल रजिस्ट्रेशन का वाला। दूसरे नंबर पर ये जो है हमारे यहाँ अब जो बजट के हवाले से इसमें 5-6 चीज़ें जो डिफरेंट की गई हैं यानी नहीं होनी चाहिए। मसलन हुकूमत ने क्या किया कि जो लोग सिनेमा से रिलेटेड हैं, सिनेमा इंडस्ट्री पर टैक्स उन्होंने खत्म कर दिया, सिनेमा मशीनरी पर टैक्स खत्म कर दिए। अब आप ये देखें कि हमारी तरजीह जो है वो कारोबार को आगे बढ़ाना है या सिनेमा को आगे बढ़ाना है। हम छोटे और जो दरमियाने सनती हैं, इदारे हैं, कारोबारी हजरात हैं, उन्हें टैक्स रिलीफ देना चाहिए, उनसे उनको टैक्स की एग्जम्पशन देनी चाहिए, छूट देनी चाहिए, ताकि वो कारोबार को आगे लेके बढ़े, क्योंकि वहाँ से हमारा रोजगार जनरेट होता है, वहाँ से अशिया की जो रसद जनरेट होती है। अगर चीज़ें मजीद पैदा होंगी तो हमारे यहाँ सप्लाई ज़्यादा होगी तो अफराद-ए-ज़र कम होगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अभी तो हमारी बेरोजगारी इतनी है, इस पर लाजमी हम बात करते हैं। अच्छा, जिस तरह आप लंपी स्किन के हवाले से बात, अभी जैसे ईद कुर्बान भी आने वाली है, तो अगर इस तरह की बीमारी पाई जा रही है तो क्या ये खरीद सकते हैं जानवर? जी लोग ये खरीद, क्योंकि जाहिर सी बात है इस तरह की स्किन वाले तो जानवर नहीं खरीदे जाएंगे, लोग जाहिर सी बात है डर भी जाते हैं कि इस तरह इसका गोश्त जो है वो खाया भी जा सकता है या नहीं खाया जा सकता। बिल्कुल ऐसे इसमें है कि जो जानवर मंडी में लाए जाएंगे सेल के पर्पज़ के लिए, कुर्बानी के मकसद के लिए, तो उसको मतलब हेल्थ सर्टिफिकेट उनको दिए जाएंगे। अच्छा, जो मुतलका जो भी एरिया है वहाँ से अपने डॉक्टर्स, वेटरी डॉक्टर्स जो हैं, उनसे ये लोग व्यापारी जो जानवर बेचते हैं मंडियों में आके ये उनसे हेल्थ सर्टिफिकेट लेंगे। ये हेल्थ सर्टिफिकेट लिए बगैर कोई भी जानवर मंडी में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। सही। हाँ जी, और जहाँ तक ताल्लुक है कि जैसे कि वैसे कुछ जगह कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे सेलिंग पॉइंट होते हैं, आम लोग भी ले रहे होते हैं, मतलब वहाँ से परचेज कर लेते हैं, चलिए यहाँ से ले लेते हैं, हम कुर्बानी के लिए जानवर यहाँ से परचेज कर लेते हैं। उसके लिए कि अगर कोई खुदा न खास्ता इस तरह को इन्फेक्टेड एनिमल अगर वो देखते हैं तो वो ले सकते हैं उसको, उसकी मतलब ट्रीटमेंट भी हो जाती है। लेकिन ये कि अगर सडन उन्होंने ज़िबा करना हो, टाइम कुर्बानी का आया हो, तो उसमें यह कि वो गोश्त इस्तेमाल हो सकता है, वो काबिल इस्तेमाल है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि वायरस किल हो जाता है जब कुकिंग के दौरान। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। नौरीन है डीडी खान से जी, क्या कहना चाहेंगी? मुझे आप बहुत अच्छी लगते हैं। हाँ जी, मुझे ना आपका शो बहुत अच्छा लगता है, उससे ज्यादा आप मुझे अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका नौरीन। मैं चाह रही थी आपसे बात करना, कॉल ही नहीं मिलती थी। आज कॉल मिल गई ना? जी जी। चलो अब खुश हो। आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा कुछ पूछना चाहोगी नौरीन? मुझे आप, हाँ जी, बस मुझे आप बहुत अच्छी बहुत शुक्रिया। अच्छा, वो एक अगर ना मेरा पूरा नाम भी आसमा नौरीन है, तो मुझे उसमें नौरीन भी मेरा नाम सेम। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया।
अच्छा, जिस तरह हम लंपी स्किन के हवाले से, एक तो उसका आप बता रही हैं कि गोश्त खाया जा सकता है जी। लेकिन इसका इलाज क्या है? जैसे एक बीमारी हो गई है, ये वायरस हो गया है, तो अब इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है? हाँ जी, इसका इलाज इस सूरत में हम करेंगे कि इसमें चूँकि टेम्परेचर भी रेज हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है और थोड़ी सी और 1-2 दिन के बाद उस सेलिवेशन, यानी कि सेलिवेशन भी स्टार्ट हो जाती है, मुंह से पानी आता है, नाक से पानी आता है, इस तरह ये इसके अलामात हैं। अच्छा, ये इसके तो अलावा सबसे पहले तो एंटी थर्मल थेरेपी हम करेंगे कि कोई भी इसको टेम्परेचर डाउन करने के लिए मेडिसिन यूज़ करेंगे और इसके बाद इसको आइवरमेक्टिन लगा दें, इंजेक्शन इसका लगा दें और फिर जो इर्द गिर्द जानवर हैं उनको हम करेंगे रिंग वैक्सीनेशन, सही, ताकि जो इफेक्ट हो गया वो तो ज़ाहिर है उसके हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं और बाकी जो जानवर बीमारी से बच सकें। और रिंग वैक्सीनेशन तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पे इर्द गिर्द कम से कम वो जो जानवर तमाम हैं उनको वैक्सीन कर दी जाती है। कैप्री वैक इसकी वैक्सीन है। इसकी वैक्सीन आ गई हाँ जी, है? इसकी वैक्सीन है, बिल्कुल ठीक है। कैप्री वैक उसका नाम है, उसको वो वैक्सीन कर दिया जाता है तमाम एनिमल को ताकि उनकी बचत हो। तो ये कितना टाइम लगता है फिर वैक्सीन के बाद जानवर को ठीक होने में? वैक्सीन जो रिंग वैक्सीनेशन की जाती है वो तो ये कि हेल्दी एनिमल को की जाती है। अच्छा, लेकिन जो जानवर जो इफेक्ट हो चुका है हाँ। उसको वो तकरीबन 4 से 5 दिन में रिकवरी हो जाती है, मतलब ठीक हो जाता है? ठीक हो जाता है, बिल्कुल ठीक, 100% ठीक हो जाता है। अच्छा। 100 नहीं कह सकते बल्कि 90% कह सकते हैं। जो पाकिस्तानी ब्रीड है जैसे कि चुलिस्तानी है या साहिवाल ब्रीड है, हाँ। उनमें रिकवरी की रेशियो बहुत ज़्यादा है। सही। हाँ जी। और जो फ्रीजियन या हाइब्रिड ब्रीड्स हैं जैसे कि बाहर के फ्रीजियन हाँ। वगैरह ऑस्ट्रेलिया से जो होते हैं, बिलोंग करते हैं एनिमल जी, उनमें इसकी रेशो कम है। रेशो कम है? हाँ जी, उनमें ये बीमारी ये ज़्यादा प्रेवलेंस में देखी एक जाती है। कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये बीमार हो रही हैं बहुत ज्यादा ना, बीमार होकर सुगड़ रही हैं, वो कोई चीज भी नहीं खा रही। आप जाहिद हैं जी कबीर वाला से, क्या कहना चाहेंगे? जी हमारी मुर्गियां हैं जी। अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें ताकि बात करने में आसानी हो जाए। अच्छा, यही मसला होता है कि टीवी पे आप अपनी आवाज सुन रहे होते हैं तो फिर जो आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे होते हैं, ये करना चाह रहे होते हैं, फिर उसका हम प्रॉपर जो है वो आपको जवाब भी नहीं दे पा रहे होते। अच्छा जी, आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरह जाहिर सी बात है ये जानवर हैं, इनको तो एक तो ये बेजुबान होते हैं, बोल भी नहीं सकते, तो फिर इसकी इस खारिश भी होती है इनको इस तरह के उसमें? ये जो हाँ जी, डिस्कम्फर्ट है, इचिंग महसूस होती है, वो जरा छाले बने होते हैं जिनमें पस होती है तो वो ज़ाहिर है उससे फिर इचिंग वगैरह भी। आइवरमेक्टिन इंजेक्शन जो हम इसकी ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं बेसिकली वो इसी टिक्स के लिए, खारिश के लिए वो इस्तेमाल होता है इसमें। तो मतलब इनको मेडिसिन भी दी जाती है और जो है इसके अलावा और एंटीबायोटिक भी दी जाती है सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए, ताकि वो जो पस वगैरह वाले जो नोड्यूल्स बने हुए उनमें सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। ये वायरस बेसिकली आया कहाँ से? ये बेसिकली तो अभी सिंध से ही ट्रांसफर हुआ है। अच्छा, हाँ जी, सिंध से पंजाब में ट्रांसफर हुआ है। हालांकि चेक पोस्ट वगैरह जो सिंध से पंजाब की तरफ एंट्रेंस पे चेक पोस्ट बन गई हुई है, तो हेल्थ सर्टिफिकेट के बगैर एनिमल को इधर आने नहीं दिया जा रहा, लेकिन वहाँ से इधर इसका फैलाव काफ़ी ज़्यादा हुआ है। ठीक है। और इस पर किस हद तक अब काबू पाया जा रहा है? तो माशाल्लाह काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। तो मोर्टेलिटी भी इतनी नहीं है, इक्का दुक्का जानवर कोई कहीं आप देखते हैं कि मतलब एक्सपायर हो गए, लेकिन ये कि हम ख़ासतौर पर मुल्तान में भी हम काफ़ी ज़्यादा इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। हम सर्विलेंस टीम्स बनी हुई हैं, ठीक है, जो कि पता करती हैं, जाती हैं। हाँ जी, और वो फिर जहाँ पे कोई डिटेक्ट होता है वहाँ पे ट्रीटमेंट कर दी जाती है। बिल्कुल, इसमें मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटेन में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा सर, जिस तरह महंगाई का एकदम तूफान आया, एक आम इंसान के लिए तो लाइफ गुजारना बड़ा मुश्किल हो गया। जाहिर सी बात है, जो चीज़ें थी, महंगाई आई, पेट्रोल महंगा हो गया, फिर एक अगर हम मजदूर की ही उस पर मजदूरी पे ही बात कर लें तो 600, 700 या 1000, अभी 1000 पे बड़े मुश्किल गए हैं लोग, तो उसमें तो आपका 700, 800 रुपये में तो घी आ रहा है। उसमें आप क्या कहना चाहेंगे, एक आम इंसान के लिए गुजारा करना कितना मुश्किल हो गया? इसमें दो बातें हैं हमें, मेरा ख्याल पहले तो ये है कि हुकूमत को जो अपने प्रोग्राम्स हैं, जैसे हम पहले से चल रहे हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चल रहा है और उसका सोशल इकनॉमिक इम्पैक्ट बहुत अच्छा है, उसको कंटिन्यू रखा जाए, मज़ीद उसमें पैसे डाले जाएँ। अभी पिछली हुकूमत ने जो प्रोग्राम शुरू किए होते, एहसास प्रोग्राम था, कामयाब नौजवान प्रोग्राम था, और लेकिन कामयाब नौजवान प्रोग्राम भी जो है वो खत्म कर दिया गया है। डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। मेरा ख्याल है इनको हमें आगे बढ़ाना चाहिए,
फिर ये जो है अपना बैतुल माल है या महकमा ज़कात उशर है, इनको एक्टिवेट किया जाए कि लोगों तक, जो गरीब लोग हैं उन तक ये चीज़ें पैसे की सूरत में या अशिया की सूरत में पहुंचाई जाएं। और दूसरा, माशरे को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए कि माशरे में जो मुखैर हजरात हैं, वो अगरचे पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत यानी अच्छा मुल्क है इस हवाले से कि दुनिया में हम चैरिटी देने वाले बहुत हाई रैंक पे हिस्सा लेते हैं। जी हाँ, लेकिन इस वक्त जो है महंगाई का जो तूफ़ान आया वो उसको कंट्रोल करने के लिए और बैगरी को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरत है कि हम लोग जो मुखैर हजरात हैं, जो सोशली वेल, इकनॉमिकली वेल ऑफ हैं, वो अपने अजीज़ व अक़रबा में, अपने रिश्तेदारों में, अपने हमसायों में इस चीज़ को देखें कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो उसमें अगर अपना रोल प्ले करें, ज़कात पूरी दें, उशर दें, खैरात करें, सदक़ात करें, तो ये हमारी जो इश्यूज़ हैं ये एड्रेस हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर यह है कि हुकूमत ख़ुद जो है वो अपना इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाए, बैतुल माल को जो है मज़ीद एनरिच किया जाए। लोग बैतुल माल में चैरिटीज़ देते हैं, अपने सदक़ात भी जमा कराते हैं, क्योंकि हमारी जो ज़कात बैंक से कटती है वो या तो ज़कात और उशर डिपार्टमेंट में जाती है या फिर बैतुल माल में जाती है। तो उसको भी चैनलाइज़ किया जा सकता है उन लोगों तक जो कि गरीब हैं और जिनकी आमदनी कम है या मजदूर तबका है, क्योंकि ज़ाहिर है आप जैसे कह रही हैं कि घी का रेट बहुत बढ़ गया है। हाँ। तो हर डेली बेसिस पे अगर आप एक यानी फैमिली का एक्सपेंडिचर लगाएं तो कम से कम 500 से 600 पर डे बनता है। तो अगर वो 500-600 पर डे का इंतज़ाम कर दिया जाए किसी न किसी मद में, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट बाकी जो प्रोग्राम है उनके हवाले से, तो ये इंशाल्लाह चीज़ें एड्रेस हो सकती है मज़ीद। लेकिन इससे इम्पॉर्टेंट इशू है वो ये है कि जी हुकूमत को चाहिए लोगों को डिपेंडेंट ना बनाए, यानी वी आर नॉट क्रिएटिंग बैगर्स। हम माशरे में बैगरी को प्रमोट नहीं कर रहे या डिपेंडेंसी को प्रमोट नहीं कर रहे, हम इकोनॉमिकली एक्टिव लोग पैदा करें। और उसके कॉलर भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हबीबुल्लाह हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैं ये लैक्टेशन के बारे में बात कर रहा था कि हमारे पास जानवर काफी डिजीज है, ये वायरस बहुत आया हुआ है और जानवर एक्सपायर भी हो रहे हैं। सोजिश बहुत बढ़ जाती है, ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं लेकिन जानवर क्लियर नहीं हो रहा। आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ जी, उसमें ये ना कि ट्रीटमेंट के हवाले से ज़्यादातर वो ब्रीड पे भी डिपेंड करता है ना कि कौन सी ब्रीड है। जुलिस्तानी और साहिवाल में ट्रीटमेंट हो रहा है और वो उनमें रिकवरी की रेशो काफ़ी ज़्यादा। ठीक है। हाँ, आवाज़ नहीं आ रही। जी आप आवाज़ कम आ रही है मुझे। जी पूछना चाहें आप क्या? जी आपकी आवाज़ आ रही है, आप बोलें। मैं यही पूछ रहा हूँ जी, इसका क्या ट्रीटमेंट करें हम? ठीक है, ट्रीटमेंट। जानवर कौन से हैं आपके पास? ये बैल है, गाय और बैल में है। गाय और बैल, जी ठीक है। कौन सी नस्ल के, ये भी पूछते हैं? हाँ जी, डॉक्टर से हमने बहुत इलाज करवाया लेकिन जानवर क्लियर नहीं हो रहे। अच्छा, कौन सी नस्ल के हैं आपके जानवर, वो थोड़ा बता दें, क्लियर कर दें ताकि फिर आसानी से पता चल सके। वैक्सीन ट्रीटमेंट जानवर कौन सी हैं? जी आपके जानवर कौन सी नस्ल के हैं? देसी नस्ल के हैं जी। देसी नस्ल के हैं, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, वो ट्रीटमेंट पूछ रहे हैं कि इलाज हम जो है वो कैसे करवा सकते हैं? हाँ जी, उसको जो एनिमल इनके अफेक्टेड है उनको एंटीथर्मल इंजेक्शन और इनको एंटीबायोटिक लगाएं। ठीक है, और स्प्रे करें, सफाई का खास ख्याल रखें। जो जानवर बीमार हैं इनको बिल्कुल अलहदा कर दिया जाए और दूसरे जानवरों के साथ इनका कांटेक्ट ना किया जाए, इससे भी बीमारी का फैलाव का खदशा होता है। जाहिर सी बात है, वो साथ रहेंगे तो फिर ज्यादा बीमारी जो है हाँ ज्यादा जानवर। जी बिल्कुल, वो टिक्स के काटने से और मॉस्किटो के और बाइटिंग फ्लाइज होती हैं, एक से दूसरे जानवर को जब काटती है तो उससे काफी ज्यादा फैलाव होता है। अच्छा, ये कौन से ज्यादा जानवरों में होती है ये बीमारी? हाँ जी, ये काऊ में ज्यादा है, बैफलो में ये इसका इंसिडेंस नहीं है। मतलब जितने भी अब हमारे पास इधर मुल्तान में, जनूबी पंजाब में केसेस आए ना, उसमें सारी ये काऊ अफेक्टेड हुई है, काऊ बुल और काऊ अफेक्टेड हुई दोनों ही। हाँ जी सर कंटिन्यू करेंगे। जी, वो मैं बात कर रहा था कि अगर यानी हुकूमत पे भी एक जिम्मेदारी ये है कि जी हम लोगों को डिपेंडेंट ना बने, बल्कि वो हमें कहते हैं इकोनॉमिकली एक्टिव बने, कि वो अपना रोजगार खुद जनरेट करें। उसमें अखुवत का मॉडल बड़ा ज़बरदस्त है। हमारे यहाँ एक अखुवत ऑर्गेनाइजेशन है जो अमजद साकिब साहब ने इस्टेब्लिश की थी 2001 में, और आजकल माशाल्लाह उसकी काफ़ी एक्टिविटी है कि वो लोगों को बिला सूद कर्जे देते हैं, 25,000, 50,000, 30,000। फिर वो उन्हें कहते हैं कि वो कारोबार करें उससे, वो ख़वातीन को भी शामिल करते हैं
और इन अपना मर्दों को भी शामिल करते हैं, और वो फिर उनका माशाल्लाह उनका रिकवरी रेट भी तकरीबन 100% हुकूमत की है। तरफ से जिस तरह अभी रोजगार नौजवान रोजगार स्कीम स्टार्ट हुई थी, मेरे ख्याल में उसको अगर कंटिन्यू करते, खैर तो उस पर थोड़ा पहले ये भी था कि शराइत बहुत ज़्यादा थी, कुछ लोगों को मिल रहा था, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा था। अभी एकदम से ये चीज़ें वाइंड अप कर दी हैं। अगर कुछ लोग स्टार्ट भी करना चाह रहे थे तो चलो एक ईजी वो था कि अगर आपने कर्जा लेना है तो आप फिर एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई काम स्टार्ट करना चाहें वो करके, और आप फिर कर्जा वापस कर सकते हैं। लेकिन अब तो वो बिल्कुल ही खत्म कर दिया ना। जी उसमें उसमें भी मसाइल और बढ़ गए। जी बिल्कुल ऐसे। असल में ये अगर आप वो भी IMF का प्रॉब्लम है ना कि जब आप हुकूमत लोगों को कर्जे दे रही है या कम शरह सूद पर दे तो सब्सिडाइज है ना, तो ये IMF का फोकस ये है कि सब्सिडीज को ख़त्म किया जाए, और जब सब्सिडी ख़त्म होगी तो फिर ज़ाहिर हर चीज़ महंगी हो जाएगी। गंदम फॉर एग्जांपल अगर आप 25 रुपये मन ख़रीदते हैं या 22 रुपये मन ख़रीदते हैं तो उसमें कुछ पैसे ऐसे भी होते हैं जो हुकूमत की तरफ से शामिल होते हैं, लेकिन उसमें फार्मर को भी बाहर रिलीफ मिलता है कि उसकी अर्निंग बढ़ जाती है जब गंदम का रेट अच्छा मिलेगा। इस दफ़ा देखें लोगों ने ज़्यादा गंदम पैदा की, फिर और फैक्टर लीकेजेस हो जाती हैं, यहाँ से बाहर चले जाते हैं। लेकिन कमिंग टू द पॉइंट कि जी लोगों में रोज़गार कैसे बढ़ाया जाए, उसमें यानी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी फिलैंथ्रोपिक यानी इंसान दोस्त, उनको चाहिए वो अपना रोल प्ले करें। सिंपल वर्ड्स में NGOs भी उन्हें कहते हैं, वो भी काफ़ी एक्टिव हो जाएं और लोगों को यानी बिला सूद कर्जे दें ताकि वो जो है अपना रोज़गार की तरफ तवज्जो दें या छोटे कारोबार की तरफ आएँ। उसके बाद शरह सूद जो है यानी कारोबारी तबका जो सूद पे पैसे लेता है, अगरचे सूद तो अलाउड नहीं है इस्लाम में और इसमें शरीय कोर्ट का भी फैसला आ चुका है इसको ख़त्म किया जाए, लेकिन इस वक्त जो हमारे पास मॉडल चल रहा है वो सूदी मॉडल चल रहा है। उसमें अगर 14% पे आप कर्जा देंगे तो लोग बारो नहीं करेंगे। शरह सूद को कम करेंगे तो कारोबारी हजरात उसको बारो करके इन्वेस्ट करेंगे, जिससे रोज़गार पैदा होगा, बेरोज़गार अफराद को रोज़गार मिलेगा और चीज़ें भी सस्ती हो जाएंगी। तो एक तो ये इशू है। तो बजाय इसके कि हम सिनेमा को टैक्स रिलीफ दें, हम स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज को जो है टैक्स की छूट देते, उससे यह कि हमारा कारोबार ऊपर जाता है और अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। इसी तरह एक और गलत जो फैसला हुआ इस बजट में वो ये है कि रिटेलर पे टैक्स लगा दिया गया कि हर यानी छोटे दुकानदार पे 5,000 से 10,000 का फ्लैट टैक्स रेट लग रही है। अब वो क्या करेगा, वो टैक्स रेट जो रिटेलर है वो अपनी जेब से तो नहीं देगा, वो कीमतों में इजाफा कर देगा, वो मेरे और आपसे लेगा, तो जब वो उसका बोझ फिर आवाम पे पड़ेगा, तो ये भी गलत है। फिर एक और फैसला इन्होंने किया कैपिटल गेन टैक्स, यानी अगर आप एक ज़मीन खरीदते हैं या जायदाद खरीदते हैं उसको साल के अंदर अंदर अगर बेचते हैं उस पर 15% कैपिटल गेन टैक्स होगा। अब 15% बहुत ज़्यादा टैक्स है, पहले मेरे ख्याल ये 5-6 के आसपास होता था। अब अगर इसमें 15% लगा के लोग खरीदारी या उसको फरोख्तकारी को रोक देते हैं तो आप देखेंगे जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है ये बैडली इफेक्टेड हो जाएगी। और हमारी अगर जो भी इस साल की जो ग्रोथ हुई है वो बड़ी यानी इकोनॉमिक ग्रोथ 6% के करीब थी, जिसमें 33% कंस्ट्रक्शन का ग्रोथ है। आप देखिए लास्ट टाइम जो कंस्ट्रक्शन को बड़ा पैकेज मिला है ना, बिल्कुल ऐसे वो हुकूमत ने रिलीफ दिया जो है वो कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो है जो फैसला किया गया उससे ये कि जाहिर है बहुत सारा हमारा तबका जो है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, मजदूर भी, मिस्त्री भी और सीमेंट भी, सरिया भी, बजरी भी, रेत भी, मट्टी भी, हाँ जी, ईंटें भी, भट्टे वाले भी, तो एक बहुत सारा यानी एक सेगमेंट सोसाइटी का जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड है। अब अगर अब कैपिटल गेन टैक्स लगता है तो उसमें यानी प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त कम हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन की जो अपना ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगी। बिल्कुल, इस पर मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोहिया 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा मैम, क्या आप बताना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को कि किस तरह इसका बचाव हो सकता है, क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए जिससे जो है ये बीमारी को रोका जा सकता है, इस वायरस को रोका जा सकता है? जी, सबसे पहले ये कि अगर कोई इफेक्टेड एनिमल है इनको सेहतमंद जानवरों से बिल्कुल अलग कर दिया जाए, उसका अटेंडेंट भी अलग हो, जो उसको डील कर रहा है वो सेहतमंद जानवरों को डील ना करे। दूसरे ये कि सफाई का बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखा जाए, स्प्रे वगैरह करवाया जाए, ये जो मच्छर हैं, मक्खियाँ, इनके लिए स्प्रे करवाया जाए, इनको ख़त्म किया जाए, तो काफ़ी हद तक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये एहतियाती तदबीर हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह अभी लोगों ने जिस तरह मुर्गियाँ पाली हुई होती हैं, फार्म बनाए हुए होते हैं, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जो मुर्गियों में बीमारियाँ आती हैं वो क्या है? आम जो घरेलू सतह पे जो मुर्गियां पाली जाती हैं उसमें एक बड़ी कॉमन बीमारी होती है मुर्गियों के अंदर जो आती है, उसको रानीखेत की बीमारी कहते हैं। अच्छा। हाँ जी, उसके लिए भी एक वैक्सीन होती है, रानीखेत का टीका उसको बोलते हैं, न्यू कैसल डिजीज एक्चुअली इसका नाम है, तो उर्फ आम में इसको रानीखेत की बीमारी कहते हैं।
हाँ जी, वो अगर वैक्सीन ये करवा ली जाए 3 माह बाद या कम से कम 6 माह में एक दफ़ा मुर्गियों को टीका लग जाए तो मुर्गियाँ इस बीमारी से काफ़ी उनका बचाव हो जाता है। अच्छा, जिस तरह अभी मंडियां लगना स्टार्ट हो जाएंगी तो उस हवाले से भी आप हमें बताइए कि लाइफ स्टाइल आपका इदारा जो है वो किस तरह काम कर रहा है, क्या उनकी एक्टिविटीज़ होंगी, थोड़ा उसके हवाले से भी बताइए। हाँ जी, उसमें ये है कि सबसे पहले तो हेल्थ सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। ठीक है कि मंडियों में जो भी जानवर लाए जाएंगे उनके साथ व्यापारी जो है वो हेल्थ सर्टिफिकेट लेके आएंगे। ठीक है, उसके बगैर एंट्री मुमकिन नहीं है। हाँ जी, क्योंकि लोग आते थे ना जानवरों को ले आना, बीमार जानवरों को भी ले आते थे और कुछ हर लोग तो किस्म बड़ा के जुल्म जानवर करते थे, कुछ बकरियों को पानी पिला पिला के और उनका भी बुरा हाल जी किया जी, हुआ ताकि था। उनका वेट गेन वेट महसूस गेन हो। हो, हाँ जी, वो हाँ। मतलब ज़्यादा ज़रा हेल्दी महसूस हो। हाँ जी। इस तरह ये सारी चीज़ें। इसके अलावा जो मंडियों में शुरू से हमारे माशाल्लाह है ट्रेंड है कि डॉक्टर्स बैठे होते हैं, वेटनरी असिस्टेंट्स बैठे होते हैं, जो कि स्टॉल लगे होते हैं, वहाँ पे मेडिसिन होती है, कोई उधर कोई इलाज मुआवजा, कोई फर्स्ट एड के तौर पे कोई भी वहाँ पे जानवरों को कोई मसाइल होते हैं तो फिर वो उनको डील किया जाता है। सही। इसमें हम स्प्रे का एडिशन ज़्यादा मतलब हम कर रहे हैं तो स्प्रे से कोई नुकसान तो नहीं होता जानवरों को? नहीं, स्प्रे से कोई नुकसान नहीं होता। उनकी जो एक्सेस स्किन है उसके ऊपर यानी कि जानवरों के ऊपर स्प्रे किया जाता है। अच्छा, जिससे उनके टिक्स वगैरह मर जाती हैं। हाँ जी, ठीक है। और ये जिनको ये डिजीज होती है लंपी स्किन, वो जानवर सरवाइव कर सकता है या फौरन उसकी डेथ हो जाती है? थोड़ा इसके हवाले से भी बताइए। जी जी, नहीं, वो सरवाइव कर जाता है। 4 से 5 दिन के बाद उसकी रिकवरी हो जाती है। और वो रिकवरी फेज से वो मतलब काफ़ी वो रिकवर हो जाता है रिकवरी फेज। क्योंकि कुछ लोग तो पैनिक क्रिएट कर जाते हैं ना कि एकदम से जानवर को कोई बीमारी हो जाए तो वो समझ में नहीं पा रहे होते, और कुछ लोग अपने देसी नुस्खे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। उससे भी क्या वो ठीक है या नहीं, या फौरन आपको डॉक्टर से रजू करना चाहिए? हाँ जी, देसी नुस्खे भी काफ़ी इफेक्टिव होते हैं, लेकिन ये कि प्रॉपर अगर डॉक्टर से रजू किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से वो बता देते हैं और इलाज मुआवजा भी सही हो जाता है और रिकवरी फेज में भी एनिमल आ जाता है। ठीक है। हाँ जी। और उससे पहले भी आप वैक्सीन लगवा सकते हैं अगर जो आपके जानवर बाकी हैं, अगर एक को हो गया तो बाकियों को आप वैक्सीन। इर्द गिर्द जो रिंग वैक्सीनेशन होगी तमाम एनिमल जो इर्द गिर्द हैं, कम से कम 1/2 किलोमीटर 1 किलोमीटर के फासले पे जितनी रेंज में जितने भी एनिमल आते हैं, हाँ। कि फर्ज किया 100 आ गए हैं या 500 आ गए हैं, 300 आ गए हैं, 400, बाज़ दफ़ा 1000 तक भी हम रिंग वैक्सीनेशन कर रहे हैं। और अवेयरनेस के हवाले से कोई प्रोग्राम्स वगैरह आप करवा रहे हैं? जी, जिस तरह बहुत सारे, जिस तरह देही इलाकों में आप चले जाएं तो वहाँ पर अवेयरनेस की कमी हाँ है, जी, तो वहाँ पर भी आप लोग? जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए आपको पता है कि जैसे अगर मैं मुल्तान की बात करूँ तो हॉस्पिटल है, हमारे सिविल वेटनरी हॉस्पिटल्स हैं, हमारी सिविल वेटनरी डिस्पेंसरीज बनी हुई हैं तमाम एरियाज़ में, पेरिफेरी एरियाज़ में बनी हुई हैं। और वो जो डॉक्टर्स हैं वो किसान लाइफ स्टॉक बैठक, जिसको फार्मर डे भी कह सकते हैं, वो करते हैं। फिर आम वहाँ पे लोग, कम्युनिटी इकट्ठी होती है, उनको अवेयरनेस दी जाती है, ना सिर्फ इस बीमारी के बारे में, हर इंफॉर्मेशन दी जाती है लाइफ स्टॉक के हवाले से कि कैसे जानवरों को बीमारी से बचाया जा सकता है, उसको हम किस तरीके से अच्छी उसकी सेहत कर सकते हैं और कैसे बीमारियों से बचा के हम इसके हाँ जी मैशत से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। सही। तो उनका खाना पीना जो होता है, उनकी जो ग़िज़ा होती है वो फिर किस तरह की होनी चाहिए? जो एनिमल जो बीमार हो जाते हैं, हाँ जी, उनको आम नॉर्मल ही उनको खाना दिया जाए। हाँ जी, चारा वगैरह देते हैं, पानी दिया जाए, लेकिन ये है कि कोशिश की जाए कि जो वो इन्फेक्टेड एनिमल है जिस बर्तन में उसमें खा पी रहा है वो दूसरे वो सेपरेट उसको कर दें। और उसके जरिए से भी बीमारी का फैलाव होता है, लेकिन उसकी रेशो कम है। ज्यादा जो है ये मच्छरों से और टिक्स से इसका फैलाव है, और उसके लिए स्प्रे सबसे बेहतरीन ऑप्शन है हमारे पास। सही। हाँ जी। अच्छा सर, जिस तरह आपके डिपार्टमेंट के हवाले से भी जानना चाहूंगी कि क्या रोल प्ले कर रहा है नौजवानों के हवाले से? जी, थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह कॉमर्स डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ जो है 3 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं। BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, BCom है 4 साल हैं, और BS एंटरप्रेन्योरशिप है। 2 मास्टर डिग्री के हैं, MCom है, MSc अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हैं। 2 MS लेवल के हैं, MPhil और कॉमर्स और MS एंटरप्रेन्योरशिप, और एक PhD प्रोग्राम है। ठीक है। अब इस वक्त जो हमारे यानी इकोनॉमी के इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने के लिए हमने पिछले साल एक नया प्रोग्राम शुरू किया जो BS एंटरप्रेन्योरशिप। इसका मतलब ये है कि हम वो लोग पैदा करें जो कारोबार करें, माशरे में जाके कारोबारी बने, क्योंकि हुकूमत हर बंदे को नौकरी नहीं दे सकती, उसके अपने लिमिटेशंस हैं और बजट के इश्यूज हैं, अपना रिसोर्सेज के इश्यूज हैं। तो ज़रूरत इस अमर की है कि कारोबारी तबके को आगे लाया जाए। अब जब आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो आप ना सिर्फ नौकरी खुद पैदा करेंगे अपने लिए, बल्कि दूसरों को भी नौकरियां देंगे। तो उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम हम जो हमारा बड़ा सक्सेसफुल जा रहा है,
और हमारे जो माशाल्लाह नौजवान में बड़ा पोटेंशियल है बच्चों में कि वो बड़ा अच्छे आइडियाज़ लेकर आते हैं। हम उनका एक एंटरप्रेन्योरशिप गाला भी कराते हैं हर सेमेस्टर में, और दूसरा बाहर से एंटरप्रेन्योर्स को बुलाते हैं, वो आके उनसे एड्रेस करते हैं, उन्हें बताते हैं कि आप कैसे अच्छे बिजनेसमैन कारोबारी बन सकते हैं। तो उसमें हमारे मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो बड़ा हेल्पफुल है। वो हमें टाइम टू टाइम जो है हमारे जो है स्टूडेंट्स को एड्रेस करता है। हम उनके टूर्स भी लगवाते हैं इंडस्ट्री के कि जी यहाँ जाके आप देखें कि लोग कारोबार कैसे कर रहे हैं और अच्छा कारोबारी कैसे बना जा सकता है। और उसके लिए ये भी हमें उनको बता रहे हैं कि कारोबार के लिए लाखों करोड़ों की जरूरत नहीं होती है। यू कैन स्टार्ट विद 50,000 रुपीज, विद 10,000 रुपीज। एक कारोबारी आइडिया है, मैनेज करना आना जी, मैनेज करना है जी, बिल्कुल। तो आप छोटे यानी पैमाने पे भी एक कारोबार शुरू कर सकते हैं, और उसमें कम से कम आप अपने आप को एंगेज करें, एक अपना हेल्पर रख लें, तो एक बंदे को तो कारोबार मिल गया ना। तो यानी रिटेल बिजनेस की तरफ चले जाएं, ट्रेडिंग की तरफ चले जाएं। ट्रेडिंग में बड़ी यानी पोटेंशियल है जी, अमेज़न है, बिल्कुल ऑनलाइन बिजनेस जी, दराज है, ठीक है, बहुत सारे इदारे हैं जो ट्रेडिंग की तरफ। और वैसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हदीस मुबारक का मफहूम है कि 7 हिस्से रिस्क कारोबार में है, विच इज ट्रेडिंग नॉट मैन्युफैक्चरिंग। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी आपने पढ़ा होगा कि सीरिया शाम तशरीफ ले गए उस वक्त हज़रत खदीजा का माल बेचने के लिए, तो दैट वाज ट्रेडिंग कि जी वो यहाँ से लेकर सामान वहाँ जाते थे, वहाँ से ला के सामान यहाँ भेजते थे। तो ये ट्रेडिंग में बरकत है। और 7 हिस्से यानी 7 हिस्से रिस्क जो है कारोबार में है। 2 हिस्से रिस्क जो है वो इसमें है, ज़राअत में है, और 1 हिस्सा रिस्क जो है वो नौकरी में है। यानी 10% इन जॉब्स, 20% इन एग्रीकल्चर और 70% ट्रेडिंग। तो उसकी भी हमें इस चीज को देखना चाहिए कि कारोबार में ज्यादा जी, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बताया उसकी तरफ हमें जाना चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप दोनों हमारे शो में और काफी इन्फॉर्मेशन जो है हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाई, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर उनैजा अनवर, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही हमारी जो दूसरी गेस्ट हैं वो हैं जी नूर, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि टिकटॉक स्टार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप नूर? ठीक ठाक हैं जी, बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू। अच्छा जी, आज जो है नूर के साथ भी गपशप करेंगे कि किस तरह ये टिकटॉक स्टार बनी, किस तरह टिकटॉक में आना हुआ, क्या इनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से भी जानना चाहेंगे और क्या क्या करती हैं। और इसके साथ जो है डॉक्टर साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज हम माँ और बच्चे की सेहत पर बात करेंगे, किस तरह माँ अपना ख्याल रख सकती है, बच्चे की केयर कर सकती है, और साथ साथ सी सेक्शन जो है उस पर भी आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो डॉक्टर साहिबा हम ये जान लेते हैं ना कि माँ और बच्चे की सेहत कितनी जरूरी है। माँ की सेहत जरूरी है, ऑब्वियसली। मदर हेल्दी होगी तो ही बेबी हेल्दी होगा। अच्छी डाइट, अच्छा आपका फूड इनटेक, आपका जो रूटीन के वर्क्स हैं वो, और मदर्स को पता होना चाहिए कि हमने किस टाइम पे हमने किस तरह से अपनी केयर करनी है। लाइक आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, उसमें क्या केयर है, सेकेंड ट्राइमेस्टर है, क्या फूड इनटेक हो, क्या लाइफस्टाइल हो, तो उसके अवेयरनेस जरूरी है मदर्स के लिए। ऑब्वियसली बेबी मदर में होगा, जैसे मदर की हेल्थ होगी वैसा ही हमारा बेबी होगा, ठीक है। और दूसरा ये कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको हमने देखना होता है, लाइक मदर का वाटर इनटेक कितना है, मदर की डाइट में क्या है, प्रोटीन्स कितने ले रही है, और सप्लीमेंट्स कितने ले रही है, आयरन कितना। लाइक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें फोलिक एसिड चाहिए होता है, तो उसका इनटेक। अक्सर पेशेंट्स की कंप्लायंस बहुत पुअर होती है, उनको लगता है कि नहीं हम जरूरत नहीं है। लाइक जो बैकवर्ड हैं, जिनके पास इतनी अवेयरनेस नहीं होती, लाइक जो कंजेनिटल एनोमलीज हमारे पास आती हैं, तो उनके लिए इनटेक्स ये ज़रूरी हैं। फूड इनटेक, उसमें हम उनको पता होना चाहिए कि फोलिक एसिड की जो डाइट है वो क्या लेनी है, उसके सप्लीमेंट्स क्या उनको चाहिए, और जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो देना है, खाना है वो। और बाकी हमारा जो है, बाकी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लाइक हमने उसमें देखना होता है कि बेबी का लाइकर कितना है, या बेबी का उसकी ग्रोथ किस तरह की हो रही है,
मतलब कितने मंथ के बाद, आपने हर मंथ के बाद ही चेकअप करवाना होता है? मंथली चेकअप, मंथली चेकअप होता है। मंथली चेकअप, ठीक है। लाइक जिस तरह अगर प्रेगनेंसी का स्टार्ट है तो उसमें हम कंसीव कर गई है मदर, फिर हम 15 वीक्स का फॉलो अप कर लेते हैं। इफ एवरीथिंग इज ओके देन यू कैन कम मंथली। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा नूर, क्या हालचाल है, क्या हो रहा है आजकल? बिल्कुल ठीक ठाक, और फिलहाल तो फ्री, मतलब कभी फ्रेंड्स के साथ और इंजॉय, और ज्यादा खास नहीं, मतलब टिकटॉक ज्यादा बनाती हूँ फ्रेंड्स के साथ, मतलब बाहर आना जाना होता है ये वो, और फैमिली, हाँ जी, गैदरिंग वगैरह, और फ्रेंड्स को टाइम देना और फैमिली को टाइम देना, ये सीन है। तो टिकटॉक की तरफ कैसे आई? टिकटॉक बस ऐसे ही, शौक तो मुझे शुरू से था। अच्छा। लेकिन फैमिली इस चीज को सपोर्ट नहीं करती थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये मतलब कि बना रही है, इसको फॉलोवर अच्छे आ रहे हैं, लाइक्स अच्छे आ रहे हैं, तो उन्होंने मतलब परमिशन दे दी कि यार बनाओ, ठीक है, इट्स ओके। हाँ, काम कर लो। जी जी। एक्टिंग का शौक था? हाँ, एक्टिंग का शौक था शुरू से। अब फैमिली भी सपोर्ट करती है, तो अब इंशाल्लाह आगे भी इरादा है कंटिन्यू करूंगी। सही है। एक्टिंग सिर्फ एक्टिंग की तरफ है या मॉडलिंग की तरफ? मॉडलिंग की तरफ भी शौक है कि मॉडलिंग भी करूं और एक्टिंग भी करूं। दोनों तरफ शौक? दोनों तरफ, हाँ जी। तो अभी तक क्या काम किया है, उसके हवाले से थोड़ा सा हमें बताओ। मैंने वाजिद साहब के साथ सॉन्ग किया, वाजिद अली बगदादी साहब के साथ अभी रिसेंटली सॉन्ग किया मैंने। अच्छा। किसनो में हाल सुनावा। तो बड़ा एक्सपीरियंस रहा फिर? बड़ा अच्छा था, उनके साथ काम करने का बड़ा मजा आया, बड़ा एंजॉय किया हमने। मतलब बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है उनकी, और अच्छा लगा उनके साथ काम करके। सही। तो अभी कितने फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पे? अभी मेरे हैं मतलब 4,80,000 समथिंग है। अच्छा जी। तो कैसा रिस्पॉन्स आता है? खुशी मतलब होती है हाँ। जब लोग लाइक करते हैं तो खुशी होती है कि डॉक्टर साहब वैसे भी जानते हैं। डॉक्टर साहब, आपने कभी टिकटॉक आप भी देखती हैं? वैसे डॉक्टर्स के पास तो वो कहते हैं ना बड़ा टाइम कम होता है, लेकिन कभी कभी जाहिर सी बात है डॉक्टर्स भी दिल रखते हैं तो इंटरटेनमेंट के मौके होने चाहिए। नहीं, देखती हूँ। देखती हैं कभी कभी? कभी वैसे मौका मिला कि खुद भी ऐसे थोड़ा सा? आजकल वैसे डॉक्टर्स भी मैं देख रही हूँ माशाल्लाह, डॉक्टर्स भी जो है वो इन है टिकटॉक पे। हाँ, इन है, लेकिन गायनेकोलॉजिस्ट नहीं होंगे। अच्छा, एक जरिया ये भी बना हुआ है वैसे तो टिकटॉक, आप एक्टिंग के हवाले से अगर आप कोई एक्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं या सॉन्ग, अब मोस्टली जो डॉक्टर्स हैं वो अपना इस तरह का है कि एक इंफॉर्मेशन, एक अवेयरनेस भी जारी है लोगों तक, तो लोगों ने अपना एक कोई टॉपिक सेलेक्ट कर लिया और उसके ऊपर जो है अपना लेक्चर जो है वो लाजमी देते हैं डॉक्टर्स ने। खैर ये स्पेशली करना चाहिए वैसे। हाँ, ये अच्छा भी है। बिल्कुल, लोगों को ना इससे काफी वो लर्न करने को मिलता है, उनको ना थोड़ा इजी होता है कि वो अपनी लाइफ में इसको ना यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी तुम डॉक्टर साहब को राजी कर रही हो आप भी टिकटॉक पे आज? बिल्कुल ऐसा ही है जी। अच्छा, तो फिर टिकटॉक पे भी करता है? नहीं जी, फिल्हाल नहीं करता। अच्छा, बस शौक है उसको। जैसे फेम मिलता है वो खुशी होती है कि यार मतलब कि हमें लाइक कर रहे हैं, और बनानी चाहिए, लोग हमें और लाइक करें इससे। तो लाइव भी जाती है उसके ऊपर? लाइव का भी ऑप्शन है? अब तो खैर काफी अरसे से जो है लाइव स्ट्रीम चल रही है। नहीं जी, लाइव नहीं गई फिलहाल। नहीं टिकटॉक पे लाइव। अच्छा, जस्ट आप अभी एक्ट कर रही हैं जो आती है चीजें। अच्छा, काफी लोग जो है आजकल बच्चे अक्सर, अगर वो कहते हैं ना कोरोना में बहुत ज्यादा ये जो है ऐप, इसको ऐसे ना परवान चढ़ी है ये टिकटॉक। अच्छा जी, इसके अलावा भी जानेंगे। अच्छा, जिस तरह अभी हम सी सेक्शंस की भी डॉक्टर साहब बात करेंगे कि बहुत सारी खवातीन सी सेक्शंस की तरफ चली जाती हैं, क्या ये एक औरत के लिए, एक माँ के लिए बेहतर है? अगर आप मेडिकल टर्म्स में देखें, जो एक डॉक्टर डिसाइड करे अगर सी सेक्शन, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लाइक पहले हम एक बिशप होता है जिसको हमने करना होता है, जिसमें हम देखते हैं कि पेल्विस की शेप, बेबी का हेड का साइज, हम उसमें ये असेस करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं हो सकती। ठीक है। अगर तो उसमें रिस्क है कि नॉर्मल डिलीवरी डिफिकल्ट होगी, या उसको वो प्रोलॉन्ग हो जाएगी, या ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर अगर हो सकता है, तो हम उसमें प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप सेक्शन की तरफ जाएं। ठीक है। और दूसरा ये होता है, जिस तरह कुछ मदर्स होती हैं डायबिटिक होती हैं, उनमें बेबी का होता है जुल्लाइकर, जिसमें बेबी रहता है, उसमें वो इंक्रीज होता है। और जो डायबिटिक मदर्स होती हैं उनके बेबी का साइज भी नॉर्मल से बड़ा होता है, तो उनमें ये अक्सर वो सी सेक्शंस की तरफ जाती हैं। ठीक है। कि वो वेजाइनली डिलीवर नहीं हो सके। और दूसरा है कुछ
आजकल जो है हम खुद से सेक्शन हमने करवाना है। हाँ, अच्छा ये भी बड़ा मसला है। अच्छा कुछ खवातीन इस तरफ ज्यादा जाती हैं हाँ। कि अच्छा चलें ठीक है ये एक पेनफुल अगर है, अगर नॉर्मल तो आपने उसको सी सेक्शन में आप चले गए हैं। अच्छा कुछ डॉक्टर्स भी हैं जो अगर नॉर्मल भी डिलीवरी हो सकती है लेकिन लोग डॉक्टर्स जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि हाँ जी हाँ, यही मिथ्स हैं कि लोगों को होता है कि हो सकती थी की नहीं। हाँ ऐसे वही मैं आपको बता रही हूँ कि हम जो पहले असेस करते हैं, बिशप असेस करते हैं, अगर तो अच्छा बिशप होगा फिर उसको नॉर्मल की तरफ ले जाएंगे। लेकिन अगर बिशप अच्छा नहीं है तो फिर कोशिश करते हैं कि सेक्शन करें, रिस्क ना लें। सही, क्योंकि तो सेक्शन के बाद जो है वो क्या क्या सेक्शन एक तरह से होता है, सेफ भी होता है, बट उसके ड्रॉबैक्स भी हैं। जिस तरह अगर इससे पहली नॉर्मल डिलीवरी है तो कोशिश यही की जाती है कि सेकंड में नॉर्मल हो। लेकिन अगर पहले ही सेक्शन हो गया किसी भी वजह से तो फिर नेक्स्ट टाइम कोशिश की जाती है कि सेक्शन ही हो, क्योंकि जो स्कार बन जाता है ना यूट्रस पे, नेक्स्ट टाइम होता है जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाएगी उसमें फिर रप्चर होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, कुछ मदर्स में प्रीवियस जो जिसका सी सेक्शन होगा उसमें रिलेटिवली लो रिस्क होता है, उसके बाद भी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। अच्छा, अगर बिशप अच्छा हो, ठीक है, तो अगर नहीं होता तो नहीं करते, लेकिन रिस्क होता है उसमें भी कि वो रप्चर की तरफ जाएगी या एट द एंड हमें उसका भी सेक्शन करना पड़ेगा। बाकी कुछ फैक्टर्स इस तरह से होते हैं, लाइक बहुत सारे जिस तरह प्लेसेंटा होता है बेबी का, हमने उसको देखना होता है, बेबी का हमने साइज देखना है, उसकी पोजीशन देखनी है। अगर बेबी ब्रीच है या ट्रांसफर्स में पड़ा हुआ है तो फिर उसमें हम वो नॉर्मल नहीं कर सकते, वो फिर हम सेक्शंस की तरफ जाते हैं। तो ये कितना नुकसान दे रही है, सेफ है अगर खवातीन करवाती हैं? क्योंकि उसके बाद भी जो है काफी खवातीन को प्रॉब्लम्स हो जाता है, जैसे आपका बैक का, कमर का मसला हो जाता है। हाँ, ये होता है, हो जाता है, थोड़ा बहुत इश्यूज रहते हैं, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी इज नॉर्मल कि कोई चीज आप ओपन नहीं कर रहे हो, उसमें एक नेचुरली आपका एक प्रोसेस है, ओब्वियसली इट्स बेटर। लेकिन सेक्शन अगर आपको फायदे के लिए उसमें जरूरत है तो फिर ओब्वियसली हमें करना पड़ता है। और जो इंजेक्शन लगाते हैं उसकी वजह से, स्पाइनल की आप बात कर रही हैं? हाँ, स्पाइनल में ये होता है, देखिए जीए में हम लोग मोस्टली कोशिश ये होती है कि जीए में केसेस ना किया जाए, थोड़ा सा इफेक्ट बेबी पे जाता है, बाकी स्पाइनल इज सेफ। अच्छा, उससे हाँ, स्पाइनल की वजह से कमर दर्द नहीं होता, पोस्चर, स्पाइनल के बाद जो आपका पोस्चर है उसकी वजह से आपको पेन होता है। ठीक है, आपका पोस्चर ठीक ना हो तो वो फिर आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। स्पाइनल के बाद कोशिश ये करें कि अपनी बैक को स्ट्रेट रखें। आप अगर फीड भी करवा रही हैं तो आप अपनी बैक को स्ट्रेट रखें, आप स्ट्रेट लेटें, आप अपना पोस्चर अगर ऐसे टिल्टेड रखेंगे तो बस इसमें पेन होगा। सही। और किस तरह की फिर ग़िज़ा खानी चाहिए? डाइट आप ले सकते हैं अंटिल अनलेस आपको कोई डायबिटीज या शुगर इस तरह का कोई इशू ना हो, आप में कोई डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। उसमें आप सब ले सकते हैं। आप अपनी प्रोटीन डाइट अच्छी करें ताकि वूंड हीलिंग अच्छी हो, सप्लीमेंट्स लें ताकि वूंड हीलिंग अच्छी हो, वाटर इनटेक हो ताकि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाते हैं अक्सर, क्योंकि पेशेंट सेक्शन से पहले हम एनजीओ रखते हैं पेशेंट को, ठीक है, तो उसमें वो डिहाइड्रेशन की वजह से वो यूटीआई में जा सकते हैं। तो बस अपना वाटर इनटेक और फूड अच्छा रखें और अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा बेहतर करना है। 1 वीक और 2 वीक्स का होता है, उसके बाद आप नॉर्मल रूटीन कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरह बेबी आपके पैदा हो जाता है तो बेबी के उसके बाद जो है वो जो केयर है वो किस तरह करनी चाहिए? देखिए, बेबी की जो केयर है जब आप हॉस्पिटल में होंगे तो हाइजीन इम्पोर्टेंट है। जो हम लोग केसेस देखते हैं उनमें बेबीज की हाइजीन पे नहीं फोकस किया जा रहा होता। जिस तरह उनकी जो अम्बलाइकस होती है उस पर हम उनको प्रिस्क्राइब उनको किया जाता है कि पायोडीन या सेपरेट से आप उसको साफ रखें ताकि वो इन्फेक्टेड ना हो। और बेबी का जो आपका इन्वायरमेंट है, उसके क्लोथ्स हैं, उसका इनटेक है, मदर फीड इज इम्पोर्टेंट। तो इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए और इसकी अवेयरनेस जरूरी है। हाँ, ये तो जाहिर सी बात है, जहाँ पे भी जिस स्टेज पे भी जाएंगे अवेयरनेस जो है वो आपको हर चीज के लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है। नूर बहुत गौर से सुन रही है। काम आने वाली ये बातें हैं फ्यूचर में। हाँ, फ्यूचर में। तो शादी का क्या प्लान है, क्या सोचा है? अभी फिलहाल सरप्राइज है। अच्छा, सरप्राइज है जी, सबके लिए, लेकिन है प्लानिंग चल रही है। अच्छा, चलें, शादी भी जरूरी है। वो कहते हैं ये शादी ऐसा लड्डू है जो खाए वो भी पछताए और जो ना करे वो पछताए।
तो दोनों का इससे बेहतर है, कुछ लोग कहते हैं चले शादी का लड्डू खा ही ले। हाँ बिल्कुल। और बहुत जरूरी होता है लाइफ में ना हाँ। कि कोई आपके साथ सिंसियर हो और आपके साथ मतलब कि कंधे से कंधा मिला के चले और आपको सपोर्ट करे। तो शादी मैटर नहीं करता कि आप शादी कर रहे हो, मैटर ये करता है कि आपके साथ जो है, जिसको आपने सिलेक्ट किया अपनी लाइफ में, वो आपको कितना सपोर्ट कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। अच्छा, फिर टिकटॉक आप बनाना जब स्टार्ट की तो फिर क्या क्या मुश्किलें आई? कोई मुश्किल भी आई या मुश्किलें ऐसे आई कि मेरा मतलब कि टिकटॉक मैं बनाती थी तो लाइक्स नहीं आते थे ना स्टार्ट में, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता लाइक स्टार्ट मतलब आने स्टार्ट हुए। तो उसके बाद फिर मैंने कहा यार लाइक्स तो अच्छे आ रहे हैं। हाँ। तो मुझे बनानी चाहिए। फिर मैं गर्मी में बनाती थी। ऐसे भाई को लेना और निकल जाना, भाई बनाओ, भाई ने नहीं बनानी, छोटी सिस्टर को बोलना ना, मेरी जो कैमरामैन है वो मेरी छोटी सिस्टर है। अच्छा। तो वो जो है अक्सर वो बेचारी इतनी तंग आई थी, उसको मारना मैंने ना, बनाओ सही बनाओ, ये अच्छी नहीं बनी है, इसको दोबारा बनाओ। तो ये सीन होता है, मुश्किलें आती हैं। फैमिली मेरे अक्सर जो है बहन भाई वो बहुत परेशान होते हैं कि यार ये क्या करती है आप। लेकिन घर वाले भी तंग आ जाते हैं। हाँ, क्या टिकटॉक बनाते रहते हो हर वक्त। लेकिन अब लाइक्स आते हैं तो वो कहते हैं कि आप ही आपको बनानी चाहिए। अब सॉन्ग किया तो खुशी हुई है सबको। तो सॉन्ग का एक अच्छा हो जा रहा है जी, अच्छा रिस्पॉन्स है। आ गया है, लॉन्च कर दी? हाँ जी, लॉन्च हो गया है। फर्स्ट डेट को हुआ है जो उधर गई है। अच्छा ठीक है। तो फिर कैसा रिस्पॉन्स आया उस सॉन्ग का? सैड सॉन्ग था लेकिन रिस्पॉन्स ठीक था, सबने तारीफ की है कि आपने अच्छा काम किया। अच्छा काम किया। अच्छा, सैड सॉन्ग जो है वो लोग बहुत ज्यादा शौक से सुनते हैं। हाँ, आजकल सबके दिल टूटे हुए हैं। 12-12 साल की 15-15 साल की लड़की को प्यार हो जाता है, फिर दिल टूट जाते हैं। अच्छा, जैसे आजकल टिकटॉक ऐप जरिए तो लोग ना बड़ा जिस तरह का आप एक्ट कर रहे हो तो लोग अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। अच्छा, हमारे साथ भी ऐसे ही हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है ना, ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसे ही होता है। ठीक है। तो कौन से टिकटॉक स्टार ज्यादा फेवरेट है आपका? टिकटॉक स्टार मेरा कंवल, वैसे कंवल और जुल्कर नैन की जो कपल है वो ज्यादा पसंद है मुझे। और जन्नत मिर्जा वो इतनी अच्छी नहीं लगती मुझे। अच्छा। उसकी सिस्टर अच्छी लगती है। अलिशबा अच्छी लगती है? हाँ, अलिशबा अच्छी लगती है। सही। तो अभी तो काफी सारे हैं ना, जिस तरह सहर हो गई। हाँ, अली हो गया, उमर हो गया। उमर फिर भी ठीक लगता है, उसकी एक्टिंग अच्छी होती है। तो अच्छा, लोगों ने ट्रेंड भी तो बड़े चलाए, कोई आईफोन के। अभी तक डॉली जो है वो भी कर रही है। डॉली भी अच्छी लगती है मुझे। अच्छा, डॉली भी काफी स्टंट करती रहती है, अक्सर उसके जो है वो आ रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके हवाले से भी है नदीम नानी वाला। हाँ जी, बिल्कुल। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं। अच्छा, मैंने ऐसे लोग भी देखे जिन्होंने बड़ी मेहनत की और उसके बाद कुछ लोगों ने तो मेहनत भी नहीं की और उनको बहुत फेम मिल गया। जैसे अभी वैसे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन बहुत कम टाइम में जुगी जट को इतना फेम मिल गया। और ये मैं कहती हूँ उसके लिए बड़ी लक की बात है ये ऐसे होना। और हमें देखिए इतना टाइम से हम लगे हुए हैं और इतनी मेहनत करते हैं बहुत ज्यादा। हाँ। अच्छा, किस तरह की तुम्हें खुद क्या शौक है, किस तरह की टिकटॉक्स बनाती हो? स्ट्राइकी बनाती हूँ ज्यादातर। स्ट्राइकी मुझे रिस्पॉन्स अच्छा आता है स्ट्राइकी पे। मैं दूसरे बनाती हूँ, उर्दू सॉन्ग पे बनाती हूँ या कोई रोमांटिक पे बनाऊँ, नहीं रिस्पॉन्स आता। स्ट्राइकी पे रिस्पॉन्स आता, पता नहीं क्यों। जनूबी पंजाब के है ना। तो जनूबी पंजाब से जब है स्ट्राइकी है तो जाहिर सी बात है फिर आपको फेम भी से। आजकल वैसे स्ट्राइकी गाने जो है वो बहुत ज्यादा इन है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसकी वजह से आप कोई भी उठा लें सॉन्ग तो आप फौरन आपका जो है उसके ऊपर काफी सारे आपके फॉलोअर्स जो है ऐसे ही है। अब पता नहीं इतना मतलब अच्छा रिस्पॉन्स आता है उस पर, लेकिन मैं बनाती हूँ स्ट्राइकी पे ज्यादा। स्ट्राइकी पे ज्यादा बनाती है। चलो, आगे ड्रामाज वगैरह में भी काम करने का इरादा है? बिल्कुल, इंशाल्लाह। चलो, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज आपके लिए बहुत सारी कि आगे आप कामयाब हो। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी हम माँ की सेहत के हवाले से बात कर रहे थे, बच्चे तो जो छोटे बच्चे न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनकी क्या ग़िज़ा होनी चाहिए? क्या पहले तो माँ का दूध जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो तो हमेशा हम बात भी यही करते हैं, डॉक्टर्स जितने भी हमारे पास आते हैं यही बात करते हैं कि बच्चे को हमेशा माँ का दूध पिलाएं। लेकिन बहुत सारी हमारी ख़वातीन ऐसी हैं जो ज़्यादा दूध का कोई इस तरह का आपका डब्बा जो है बाजार से खरीद लिया, उसमें वो आप उसको पिलाना शुरू कर देते हैं, या आप दूसरा दूध जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं घर में अमूमन वो आप देना शुरू कर देते हैं। उससे बच्चे की हेल्थ पे क्या असरात पड़ते हैं? देखिए, मदर फीड नेचुरल है, उसमें जो है बेबी के लिए ज़्यादा यूजफुल है।
लेकिन कुछ मदर्स होती हैं जिनको फीड आता नहीं है, तो वो फिर जाती हैं वो डब्बों की तरफ। ऑब्वियसली एक आर्टिफिशियल चीज़ और नेचुरल चीज़ में डिफरेंस तो है, लेकिन फिर ये है कुछ आप जो बच्चे के स्टेप वाइज जो हमारी वीनिंग के स्टेप्स होते हैं उनको मदर्स फॉलो करें, लेकिन वो मिल्क इज इम्पोर्टेंट फॉर बेबीज। स्टार्ट में तो वही लेना जैसा नहीं, बदल भी नहीं है जो बहुत सारी बच्चे को बीमारियों से बचाता है, बिल्कुल नहीं है। बाकी ऑप्शंस होती हैं, अगर मदर फीड नहीं आ रहा तो आप उनको पंप एडवाइस कर सकते हैं कि आप पंप करके फिर बेबी को पिला लें, या डब्बे दे सकते हैं, वो भी सेफ हैं बट टू सम एक्सटेंट। वो अगर आपको कोई इस तरह का प्रॉब्लम है या अगर आपको देन आप वो रेकमेंड करते हैं कि बट प्रायोरिटी इज मदर फीड। अच्छा, और फिर उसके बाद जो है ग़िज़ा का सिलसिला क्या होना चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए? जिस तरह अगर 4 मंथ्स का बेबी है या 5 मंथ्स का बेबी है तो कितने मंथ्स बाद जो है आप उसको सेरेलैक खिलाना स्टार्ट करते हैं या कुछ और ग़िज़ा देना? हाँ, ये जो होता है, हम जिस तरह हम सी सेक्शंस करते हैं तो हम इन मदर्स को रेफर करते हैं पीडियाट्रिशियंस के पास ना, तो वो इस तरह से ये ज़्यादा बेहतर पीडियाट्रिशियंस बता सकते हैं। बाकी ये है कि जो हमारा सेरेलैक और ये सारी चीज़ें 4-5 मंथ्स का बेबी स्टार्ट कर देता है। लाइक सॉफ्ट डाइट हमने उनको देनी है, हार्ड नहीं देनी। जिस तरह मदर्स होती हैं वो बनाना मैश करके दे दिए और सेरेलैक्स बना दिए, तो ये चीज़ें हैं मतलब बेबी की फूड में और ये सारी चीज़ों में। ये आप पोटैटो मैश करके दे दिया और उसके अलावा आपने बनाना हो गया, थोड़े थोड़े आपने जिस तरह फ्रूट जो आप नरम दे दिए, ठोस ग़िज़ा में आपने ठोस ग़िज़ाएं देनी है ताकि वो हेल्दी बच्चा रहे। अब तो बेबी बहुत सारे बच्चे वीक होते हैं, बहुत ज्यादा उनका वेट नहीं होता, ऐसे बच्चों के लिए क्या ग़िज़ा होनी चाहिए? ऐसे उनकी केयर कैसे करनी चाहिए? जो हमारे फ्रूट्स हैं, हमारा जो आप उनको अगर तो मतलब ओरल स्टार्ट कर दिया है बेबी ने, तो आप उनको लाइक जो मीट के वो आप बना के उनको दे सकते हैं। आजकल तो बहुत चीजें हैं और मदर्स के पास टोटके भी बहुत है। हाँ, ये तो है, जाहिर सी बात है। हम लोग अच्छा, जो आपकी नानियां दादियों के टोटके उनके पास बड़े टोटके थे, बच्चे नु एक खिला दो, तुसी एक खिला दो तो बच्चे जो है वो। अच्छा, कभी ऐसा केस कोई सामने आया जो जैसे टोटके घर में इस्तेमाल किए जाते हैं तो वो बच्चे की सेहत पे जो है वो क्रॉस कर दिया? और उसके होते हैं क्योंकि देखिए नेचुरल बॉडी है, आप उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो ऑब्वियसली होता है। एक पूरा पैटर्न होता है बच्चों की सारी जो ये नशोनुमा और ये सारा होता है, इस पे प्रोग्राम्स होते हैं और वैसे हम इनको न्यूट्रिशनिस्ट और पीडियाट्रिशियंस के पास हम इनको भेजते हैं। ठीक है, वो ज्यादा बेटर बता सकते हैं। हाँ, बिल्कुल वो बेहतर बता सकते हैं कि किस तरह की ग़िज़ा आपको खानी चाहिए जिसमें आपकी न्यूट्रिशन भी जो है वो बरकरार रहे। इसमें मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा नूर, ये बताओ खाने में क्या पसंद है, क्या शौक से खाती हो? मैं राइस खाती हूँ शौक से, बिरयानी पसंद है और चिकन भी पसंद है। कभी घर में बने तो कोई पूछे तो क्या बनाना चाहिए तो मैं कहती हूँ बिरयानी बनाए या फिर आलू चिकन बनाए। जब ज्यादा भूख लगी हो ना। खुद क्या अच्छा बना लेती हो? घर वालों की ऑर्डर करती रहती है, खुद भी बनाती हो? घर वालों को भी ऑर्डर करती हूँ, खुद भी बनाती हूँ। खुद मैं राइस ज्यादा अच्छा बना लेती हूँ, बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ, सबको पसंद आती है। आज फिर क्या लेकर आई हो? कुछ नहीं लेकर आई ना? आज फर्स्ट डे था तो बस खुद ही पहुँच आई हूँ। ये बड़ी बात है। हाँ जी, सही है। तो घर वाले पसंद कभी हुआ कि अच्छा अगर टिकटॉक से फुर्सत मिल जाए तो घर का काम भी कर लो? जी बिल्कुल, ऐसे होता है। वैसे छोटे बहन भाई हैं तो मुझे करने नहीं देते काम ना, बहुत मतलब कि सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं मुझसे और कोशिश करते हैं कि आप ही को मतलब कि ना तंग ना करें। अच्छा। और तो बस वैसे भी हेल्प करनी चाहिए, वैसे छोटे बहन भाइयों की भी, घर की फैमिली की मतलब सबकी ना करनी चाहिए हेल्प। फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में पापा हैं और 3 बहन भाई हैं छोटे। अच्छा, मैं सबसे बड़ी हूँ। सही। तो फिर बड़ों की तो बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। मैं खुद बड़ी हूँ ना, इस वजह से मुझे भी आइडिया है कि जो बड़े बच्चे होते हैं ना घर के, उनकी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारी चीजों को फेस कर रहे होते हैं, लेकर चल रहे होते हैं। तो बड़ों के बड़े वो कहते हैं ना वो बचपन भी इंजॉय नहीं कर पाते, वो शरारतें भी इंजॉय नहीं करते, क्योंकि अभी से आपको ना वो आप जिम्मेदारियों का एहसास होने लग जाता है आपको। ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे। अच्छा, फिर और स्टडीज की आपने कहाँ तक की? जी मैंने आईसीएस किया है। अच्छा। मतलब ऐसे कंप्यूटर के साथ।
ठीक है। तो उसके बाद फिर मम्मा की डेथ हो गई। ओहो। तो उसके बाद फिर कंटिन्यू नहीं कर सकती पढ़ाई। सही। हाँ जी। चलिए, वो पेरेंट्स में ना ये बड़ा होता है कि आपके नेमल बदल नहीं है पेरेंट्स का भी, तो माओं के साथ जो बेटियों का एक प्यार और एक रिश्ता होता है वो कहीं पे भी नहीं मिल सकता आपको। ऐसे ही है। मिस करते हैं, जाहिर सी बात है, उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, मैं खुद इमोशनल हो जाऊंगी। मेरी अपनी मम्मा की डेथ हुई हुई है, तो ये चीज़ें ऐसी हैं, ये इमोशनल आप हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, माँ का अपना एक दर्जा है, वालिद का अपना है। वालिद के साथ बेटों का ज़्यादा मेरे समय बॉन्डिंग होती है और बेटियों की माओं के साथ ज़्यादा बॉन्डिंग होती है। माँ के साथ इजीली आप अपनी चीज़ें, आप अपना प्यार, आप अपनी बातें शेयर कर लेते हैं। सहेलियां होती है ना, हर बात शेयर कर सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम हो तो मम्मा आपको अच्छा गाइड करती हैं। हाँ, वो बात आप अपने पापा से नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है, जो आप अपनी मम्मा से कर सकते हैं। तो बहुत कमी महसूस होती है। रिश्ता ऐसा है ना, हाँ, शेयरिंग आपकी ज्यादा माँ के साथ होती है। बिल्कुल ऐसी। तो वालिद साहब के साथ भी ज्यादा प्यार है? जी बिल्कुल, जाहिर है वालिद हैं तो प्यार तो है उनके साथ। तो बाकी बहन भाइयों के साथ कितना झगड़ा करती हो या लड़ती भी हो या जस्ट ठीक है? प्यार भी होता है, झगड़ा भी होता है। हाँ। और जहाँ प्यार होता है वही झगड़ा होता है, आपको भी मालूम है। तो छोटे बहन भाई हैं तो गुस्सा तो आता है कभी कभी, जब कोई गलत काम कर दें तो तब थोड़ा गुस्सा करती हूँ। वैसे मैं लड़ाई झगड़ा मुझे पसंद नहीं है, मुझे प्यार पसंद है कि आपस में सब खुश खुश रहें। खुश खुश रहें, ये बड़ी अच्छी बात है, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत बांटना चाहिए। हाँ। ऐसे आप डॉक्टर साहब, टाइम होता है घर में कुकिंग वगैरह करती हैं या हाँ, बस इंसानी खिदमत में लगी हुई है? कम टाइम होता है, लेकिन हो तो थोड़ा बहुत। मुझे बहुत कुकिंग नहीं आती। कुकिंग नहीं आती, शौक भी नहीं है आप? शौक था जब तक मेडिकल में नहीं आई थी। अब नहीं है। अच्छा, डॉक्टर्स की लाइफ भी बड़ी टफ होती है ना, जाहिर सी बात है। आप सारा दिन आप काम करते हैं तो बड़ा कम टाइम मिलता होगा रिलैक्स होने की, क्या कहीं घूमने फिरने भी जाती हैं या? बहुत कम। बहुत कम। सही है, तो जाहिर फैमिली के साथ भी टाइम? हाँ, बस वो फिर यही होता है कि अब घर आए हैं तो फिर घर ही रहे। पहले ही सारा दिन बाहर थे। हाँ, अब थोड़ा घर में सुकून कर। सही है। अच्छा, कभी कोई ऐसा केस आया जो बहुत ज्यादा मुश्किल हो आपको उसको डील करने में? आते हैं, इमरजेंसीज आती हैं। लाइक जिस तरह जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं ना, उनमें इमरजेंसीज जो होती हैं, ओब्वियसली गायनी का जो है डिपार्टमेंट वो ऑल टाइम ऑन इमरजेंसी है, लाइक एवरी टाइम। जिस तरह से होती हैं, मदर्स आ जाती हैं, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लाइक जिस तरह हमारे पास होता है लीकिंग के साथ आ जाती हैं, ब्लीडिंग के साथ आती हैं, हाइपरटेंशन होती है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होती है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो एज इमरजेंसी आते हैं और हमें ऑन द स्पॉट डिसीजन लेके उनका सेक्शन करना पड़ता है। सही। ताकि जो मदर भी सेफ रहे और बेबी भी सेफ रहे, टाइमली डिलीवरी हो जाए, ताकि ना, क्योंकि इंट्रायूट्राइन डेथ्स का रेट ज़्यादा है आजकल। उसमें ये होता है कि टाइमली मदर्स पहुंच नहीं पाती हॉस्पिटल में। उनको पता नहीं होता कि हमने किस टाइम पे हॉस्पिटल जाना है। लाइक अगर हम लोग मदर को ओब्वियसली गाइड करते रहते हैं कि आप अपनी डाइट का ख्याल रखें, आप बेबी की मूवमेंट्स का ख्याल रखें, आपको कोई लाइक इन्फेक्शन है तो उसका ट्रीटमेंट टाइमली आप लें। आप कोई भी इशू, ये होता है कि वी आर ऑन 24 आवर्स ड्यूटी, तो यही होता है कि जो मदर्स की अवेयरनेस कम होती है, टाइमली पहुंच नहीं पाती हैं, वो एज इमरजेंसी आ जाती हैं। या कुछ मदर्स होती हैं वो ले रही होती हैं। ये चीज़ें ऐसी हैं कि यू कांट कंट्रोल देम। लाइक प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होती है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़ होती है, तो एक्सीडेंटल फाइंडिंग्स होती हैं जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उनको कुछ इस तरह के मसाइल फिर ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि पहले नहीं होते, लेकिन जैसे ही आप प्रेग्नेंट हुई हैं उसके बाद इस तरह के आपको जो है ब्लड प्रेशर का मसला हो जाता है, आपको डायबिटीज़ का मसला हो जाता है। तो फिर इस तरह के पेशेंट्स जो हैं वो किस तरह केयर कर सकते हैं? उस तरह का ये होता है कि लाइक अगर डायबिटीज़ के साथ है पेशेंट, तो एक तो डाइटरी कंट्रोल, फिर हम उनके लेवल्स मॉनिटर करेंगे, उन लेवल्स के अकॉर्डिंग हमने उनको क्या डोज देनी है, या उनको ओरल पे रखना है या इंसुलिन पे शिफ्ट करना है। वो डिपेंड करता है कि आप जो मंथली रूटीन चेकअप्स होते हैं उनमें यही चीज़ें हम सारी फॉलो होती हैं। सही। कि अगर एक मदर हाइपरटेंसिव है तो उसका ब्लड प्रेशर विदाउट मेडिसिन कितना है, विद मेडिसिन कितना है, और कितना कंट्रोल होना चाहिए आपका, उसमें डाइटरी कंट्रोल कितना होना चाहिए, लाइक सॉल्ट इनटेक, फैटी इनटेक, मतलब ये सारी चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। उसके बाद कुछ हमारी जो नेचुरल जो एक है
बेबी की पोजीशन, बेबी का जो प्लेसेंटा है, बेबी का लाइकर है, ये सारी चीज़ें। क्योंकि देखिए जब प्रेगनेंसी होती है ना तो आपका जो पूरी के पूरी बॉडी में चेंज आते हैं, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, आपका ब्लड फ्लो, आपका ये हर चीज़, ठीक है। तो वो हर चीज़ ऑब्वियसली उस पर डिपेंड करती है। लाइक फिर इमरजेंसीज हैं, बहुत हैं, हर टाइम आती हैं, तो टाइमली डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अब हमारे पास ये मिथ्स होते हैं कि जी डॉक्टर्स तो बस काटने के लिए तैयार बैठे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। नॉर्मल नहीं करते, अपने पैसे बनाने के लिए सेक्शन कर बच्चा देते जब हैं। मूव कर रहा होता है तो बच्चा जब मूव करते हुए बहुत सारे खवातीन का होता है कि बच्चा उल्टा हो जाता है, उसके लिए क्या कोई क्या कॉजेज हैं थोड़ी? नहीं, वो देखिए जब नॉर्मली बेबी मूव करता है, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाएगी बेबी का साइज इंक्रीज होगा, उसको जब मूव करने की जगह कम मिलती है, जब आपका प्रेगनेंसी का एंड होता है, अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी है नियर अबाउट आप जा रहे हैं 40 वीक्स टर्म पे जा रहे हैं आप, तो बेबी जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो अपनी पोजीशन बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो वो फिर उस पोजीशन पे डिसाइड होता है कि आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ये जा रही है या फिर ब्रीच हो गया या ट्रांसफर्स हो गया, हमने उसका सेक्शन करना है या नॉर्मल डिलीवरी करनी है। थ्रू आउट प्रेगनेंसी मूवमेंट होती है, हम यही मदर को बताया जाता है कि मूवमेंट होना ज़रूरी है, उसने मूव करना है। अगर मूवमेंट नहीं हो रही, आप देख रहे हैं कि आपको सुबह से एक दिन में 10 से 12 दफ़ा आप काउंट करें, इतनी होनी चाहिए, दिस इज़ द मिनिमम। बाकी इससे ज़्यादा कौन से मंथ में जो है वो बेबी की मूवमेंट थ्रू आउट प्रेगनेंसी होगी? अच्छा, ठीक वो आपने थ्रू लाइक देखिए 20 वीक्स अबव आपको मूवमेंट्स परसीव होना शुरू हो जाती हैं, सही, ठीक है। तो उसके बाद फिर मूवमेंट्स मल्टीपल टाइम्स मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो कुछ मूवमेंट्स कम होना ज़्यादा होना मसला नहीं है, कम होना मसला है, ठीक है। अगर आपको पूरा दिन में आप देख रहे हैं कि सुबह से आपको 1 या 2 दफ़ा मूवमेंट हो रही है, शाम तक नहीं हो रही, यू मस्ट गो टू योर डॉक्टर। अच्छा, जिस तरह आजकल हम जैसे खवातीन बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, तो इसकी वजह से बच्चे की सेहत के ऊपर कितना असर पड़ता है? देखिए ये टेंशन एंजाइटी में सारी ऑब्वियसली मदर की हेल्थ डिस्टर्ब होती है, टेंशन में आपका जो इनर आपके जो फंक्शंस होते हैं बॉडी के वो डिस्टर्ब होते हैं। फिर जब ये चीज़ें एक स्ट्रेस आ गया ना, तो जब मदर पे स्ट्रेस होता है तो समहाउ बेबी पर भी स्ट्रेस जाता है, बाकी जाता है। तो बेबी के क्या असरात पड़ते हैं अगर इस तरह की कंडीशन हो? नहीं, उसमें ऐसा ये नहीं कोई होगा, इस तरह का तो नहीं बच्चे की मेंटल हेल्थ पे तो कोई ऐसा नहीं पड़ता? बच्चे की मेंटल हेल्थ पे इशू नहीं होगा, बाकी मोड ऑफ डिलीवरी जिस तरह होती है, स्ट्रेस में हो गया, बीपी शूट कर गया, और इन चीज़ों का होता है, बेबी पे इफेक्ट होता है। एकदम से आपने स्ट्रेस लिया, आप हाइपरटेंसिव हैं, आपके ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, उसका इफेक्ट है बेबी पे। सही। अब समझिंग खवातीन आके आपसे शेयर करती हैं, जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं बहुत सारे, हमारे घरेलू मसाइल भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो खवातीन उनकी भी बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही होती हैं, तो आके डॉक्टर से भी डिस्कस कर, कुछ खवातीन होती हैं जो किसी से भी डिस्कस नहीं कर पा रही होती, ना डॉक्टर से, ना आप अपने घर वालों से, ना आप अपने हस्बैंड से, तो इस तरह की केसेस को फिर किस तरह डील करती हैं? तो उसमें हम फिर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कर लेते हैं, आप अपने साइकेट्रिस्ट को इन्वॉल्व कर लें, आप उनके साथ उनकी सेटिंग करवा दें, तो इसी तरह से हो जाए। आप थोड़ी डॉक्टर की काउंसलिंग से भी पेशेंट्स हो सकते हैं। ऑब्वियसली ये हमारे ऊपर होता है कि हम उनको कैसे डील कर रहे हैं, उनको हम अपने साथ कंफर्टेबल कर रहे हैं। डॉक्टर का बिहेवियर भी जो है ना अपने पेशेंट के साथ, वो बड़ा मैटर करता है। अगर फ्रेंडली होगा तो पेशेंट इजीली अपनी चीज जो है वो बता सकता है कि मैं किस चीज से गुजर रहा हूं। बिल्कुल ऐसे ही होता है। अक्सर हम लोग भी आते हैं डॉक्टर को देख डर जाए डॉक्टर को और एक खौफ भी होता है ना डॉक्टर का, गोलियां दे देगा, कैसे खाएंगे। बिल्कुल जी, इनसे मजीद भी चिट चैट का सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात हो रही है आज हमारी माँ और बच्चे की सेहत पर, और साथ साथ नूर भी हमारे साथ मौजूद हैं, टिकटॉक पर भी बात हो रही है। अच्छा नूर, क्या प्लान है आगे, क्या सोचा हुआ है, क्या करना है आपने, क्या गोल्स हैं फिलहाल शादी के अलावा? हाँ, इंशाल्लाह जिंदगी ने चांस दिया कोई अच्छा कुछ करने का, तो इंशाल्लाह दूसरों की हेल्प करने का बड़ा दिल करता है कि अल्लाह पाक मतलब के दे, हमें इतना दे। वैसे भी करते हैं कि दूसरों की हेल्प करनी चाहिए अगर आपके पास हो तो इससे ये है कि आपकी रोज़ी में बरकत आती है, आपको मतलब के और भी ज़राए बनते हैं। दूसरा ये कि फ्यूचर के हिसाब से ये है कि अगर
अच्छा काम मिलता तो इंशाल्लाह करूंगी। अच्छा, स्पॉन्सर जिस तरह अभी बता रही हो कि हम टिकटॉक आपको पैसे नहीं देता जी, तो उसके बाद कोई स्पॉन्सर्स वगैरह भी आपको अप्रोच करते हैं? फिलहाल नहीं, अभी तक तो नहीं किया। जिस तरह बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं जो आपको जी, अप्रोच करते हैं अभी तक आपके। फिलहाल नहीं किया उन्होंने, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि करेंगे। अच्छा, वो कितने फॉलोअर्स करने का प्लान है कि कितने फॉलोअर्स होने चाहिए? जाहिर है इंसान है, इंसान की फितरत में है, जितना भी हो कम होता है। मैं कहती हूँ मिलियन से ऊपर हो तो अच्छा है, लेकिन कंटिन्यू रखूंगी इंशाल्लाह। तो अच्छी बात है, अगर आप अच्छा काम अगर मिले, कभी फिल्म की ऑफर हुई तो करोगी? बिल्कुल इंशाल्लाह करेंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता होता है ना कि स्टेप बाय स्टेप। अभी देखिए सॉन्ग की है तो इंशाल्लाह आपके साथ अभी गपशप हो रही है, तो इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट करेंगे जो मौका मिला तो। अच्छी फिल्म करने का मौका मिला तो करोगी? अच्छा, हाँ, अच्छा काम करेंगे इंशाल्लाह। चलो, अच्छी बात है। अच्छा, वैसे आपको कभी हुआ है कि कभी ड्रामा ऐसे शोबिस की तरफ, या शुरू से ही था कि डॉक्टर ही बनना? शुरू से ही था। एक होता है ना, अम्मा ने भी कहा होता है कि नहीं बेटा वो तो डॉक्टर कहा ही, बनना। वो उन्होंने ही तो कहा तो शुरू से हो गया। और कहीं माइंड किया ही नहीं। अच्छा, वैसे क्या था, अगर आप डॉक्टर ना होती तो फिर क्या होती? तो फिर मैं पता नहीं क्या। टीचर होती तो ज्यादा बेस्ट होती। नहीं, मैं पढ़ा नहीं सकती। मतलब इंटरेस्ट नहीं है, मतलब फिर आप मैं यकीन आप कहते हो आप शोबिस में होते। हाँ, हो सकता था होती। हाँ, तो कभी ये होता है कि आप ड्रामास वगैरह भी देखती हैं? हाँ, मूवीज वगैरह देखने का भी शौक है? हाँ, जब तक मेडिकल में नहीं आई थी शौक था, अब टाइम पूरा करती हूँ। सही कि ये टाइम बच गया तो कुछ ना कुछ देख लो। सही है। तो आप क्या मैसेज देंगी जो हमारी घर बैठी खवातीन हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी, किस तरह वो अपना ख्याल रख सकती हैं, अपने बच्चे का ख्याल रख सकती हैं, चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकती हैं? कि जो होती है हाउसवाइफ होती है, उसने तो अपना घर देखना है, बेबी देखना है, ऑल टाइम उनकी अपने बेबी पे ही नज़र होगी। जो वर्किंग लेडीज़ हैं ओब्वियसली उनके लिए डिफ़िकल्ट है। बाकी मैं मदर के लिए यही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आप अपना फॉलोअप्स रखें, आप अपनी फूड का ख्याल रखें, अपनी हाइजीन का ख्याल रखें। कुछ लेडीज़ होती हैं हाइजीन अच्छी नहीं रखती हैं, जिनकी वजह से उनको विजाइनल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। वो विजाइनल इन्फेक्शंस आपके प्री टर्म लेबर की तरफ जा सकते हैं। ठीक है कि आपके टाइम से पहले डिलीवरी हो गई है, आपको पेन स्टार्ट हो गई हैं, तो जब प्री टर्म बेबी डिलीवर होगा ओब्वियसली उसके आगे अपने इश्यूज़ हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनकी डेवलपमेंट होनी होती है विद इन द यूट्रस टाइम के साथ साथ। तो अगर प्री टर्म डिलीवरी हो जाएगी तो ओब्वियसली फिर जो बेबी पैदा होगा उसमें भी डेफिशिएंसीज होंगी, वो सिक होगा वो भी। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। आजकल का हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि प्री टर्म डिलीवरीज का रेट वैसे ही ज़्यादा बढ़ गया, तो उसके लिए फिर अवेयरनेस ओब्वियसली बहुत ज़रूरी है। आपकी तरफ से भी कोई अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जाते हैं कि माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से? हाँ, होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। लाइक जब हमारे पास मदर्स आती हैं तब हम उनको साथ साथ थोड़ी उनकी काउंसलिंग ओब्वियसली होती रहती है कि आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, आपने ये डाइट लेनी है, इस तरह से अपना वर्क का कम कर दें या ज़्यादा कर दें, वो आपकी अपनी उस पर विल पर है। आप जितना कर सकते हैं उतना करें, ज़्यादा ओवर बर्डन मत करें खुद को। अपना छोटे छोटे शॉर्ट मील्स ले लें, शॉर्ट इंटरवल्स पे दिन में कितना खाना चाहिए, मतलब आप खाते रहें? नहीं, वो कोई वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इतना नहीं खा सकते, इतना नहीं खा सकते, लेकिन इतना ओब्वियसली एक बेबी है अंदर, यूट्रस का साइज इंक्रीज होता है तो आपका स्टमक पे थोड़ा प्रेशर पड़ता है। बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जो एपिगैस्ट्रिक पेन और बर्निंग और इन चीज़ों के साथ आती हैं, तो ओब्वियसली वो प्रेशर है, आपने उसको बेयर करना है। तो उसके लिए ये होता है कि हमारे सप्लीमेंट्स भी होते हैं अगर ज़्यादा इशू हो रहा है तो, वरना आपका यही होता है कि आप इसबगोल का छिलका इस्तेमाल कर सकते हो, दूध लो, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करो। जिस तरह आजकल गर्मी है, पीने की चीज़ें ज़्यादा लें ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो, उसका इफेक्ट ना हो बेबी पर। अच्छा, आजकल एक तो प्रेगनेंसी वाले हम देख रहे हैं, एक तो बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जो प्रेग्नेंट ही नहीं होती, प्रेगनेंसी का भी एक बड़ा इशू आ रहा है इस टाइम। खवातीन सब फर्टिलिटी के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, वो उनको इवेल्युएट किया जाता है। लाइक आपके कुछ फीमेल्स होती हैं हमारे पास आ जाती हैं, शादी को 4-5 महीने ही हुए हैं तो वो कहते हैं हमें नहीं हो रही प्रेगनेंसी। देखिए 1 साल 1.5 साल या जो हमारी फॉरेन जो है हमारे क्राइटेरियाज हैं उनमें अप टू 2 years इज़ नॉर्मल। अगर 2 years तक आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है देन यू विल गो टू द डॉक्टर एंड टेक द ट्रीटमेंट। और हम लेकिन हमारे पाकिस्तान में 1 साल का है, 1 साल के बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है।
बाकी उसमें डिफरेंट इवेल्युएशंस होती हैं, हार्मोनल प्रोफाइल्स होती हैं। अगर वो डीरेंज हैं तो हम उनको पहले करेंगे। आपके मेंस्ट्रुअल इश्यूज होते हैं उनको असेस करते हैं। बाकी जो हमारी फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं हम उनको असेस करते हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको पहले असेस करके उसके बाद फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। ट्रीटमेंट्स हैं, डिफरेंट ऑप्शंस हैं प्रेगनेंसी के लिए, डिफरेंट ऑप्शंस की। आप ओरल मेडिकेशंस हैं, IUI है, ICSI है, अब तो बहुत प्रोग्राम्स हैं जो। लेकिन अब फिर भी काफी लोग जो है वो घबराते भी हैं, जिस तरह क्या उसको बोलते हैं, इम्प्लांटेशन होती है विद इन द यूट्रस जो है, जिसको हम देखिए अब उसके भी डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। IUI है जिसमें हम जो है मेल का सीमन डायरेक्ट इम्प्लांट कर देते हैं यूट्रस में, उससे प्रेग्नेंट वो कंसीव कर लेती हैं। फिर हम ICSI है जो टेस्ट ट्यूब बेबीज हैं। यहाँ पर इनका इशू आता है अफोर्डेबिलिटी का, महंगे प्रोसीजर्स हैं, हर कोई अप्रोच नहीं कर सकता। तो फिर उनको ओव्यूलेशन इंडक्शन जो होती है हम देते हैं, ओरल मेडिकेशन जो होती हैं उनके थ्रू ट्राई करते हैं। ठीक है, तो कितना वैसे इस तरह के बहुत सारे केसेस मैंने तो देखे हैं बेचारी, बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जिनको 10-10, 12-12 साल हो गए लेकिन बेबी जो है वो नहीं कंसीव नहीं। उनके लिए फिर देखिए एज होता है, कज़न मैरिज होती है, फिर आपका डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं उसमें, उन सबको असेस करना होता है। सही। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर हम पूरा उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट चलाते हैं। अच्छा, जिस तरह हमारी घर की खवातीन होती है ना, आप काम भी कर रही होती हैं अपने पूरे घर का, तो ठीक है उनकी सेहत के लिए अच्छा है अगर घर का काम शाम करती रहें अगर वो प्रेग्नेंट हैं? हाँ कर सकती हैं, बट विद इन लिमिट्स। अपने वही मैं बात करती हूँ कि अपने आप को ओवर बर्डन मत करें। कर सकती हैं, थोड़ा बहुत रूटीन के काम कर सकती हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को थकाना नहीं, मतलब वजन उठाना और ये जो ओवर बर्डन वाला वो नहीं करना। बाकी आप कर सकती हैं नॉर्मल रूटीन के साथ। चलें, ये तो है कि आप घर की खवातीन ये ना कहें थोड़ा जान चढ़ा से चले रेस्ट कर लें काम भी हल्के फुल्के करते रहें तो आप हेल्दी रहें। अच्छा, एक्सरसाइज कितनी जरूरी है? एक्सरसाइज जरूरी है, लेकिन जो बेचारी मदर जो बाहर काम कर रही हैं जो है वो तो यही कहती हैं कि हमारा, देखिए एक्सरसाइज से होता है आपकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होती है, वो इम्पोर्टेंट है मदर के लिए। उसके लिए आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकती हैं, लेकिन वो भी विद इन लिमिट्स। जैसे बाहर के मुमालिक पे बहुत सारा जैसे प्रेग्नेंट खवातीन को एक्सरसाइज वो कर रही होती हैं। हाँ, वो दैट इज मेंटल हेल्थ स्टेबिलिटी। यहाँ पर वो चीज़ अभी वो चीज़ हमारे पास नहीं है जो यहाँ पर तो बर्डन इतने हैं, फैमिली इश्यूज इतने हैं, मसाइल बहुत ज्यादा हैं कि वो हर वक्त आपके जहन पर जो है वो हावी रहते हैं, जिसकी वजह से माँ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहती है। मदर का स्टेबल होना बहुत इम्पोर्टेंट है, अब उसके खुद के लिए भी, बेबी के लिए भी। ओब्वियसली मदर स्टेबल है, मदर हेल्दी है, तो ही वो एक हेल्दी बेबी को डिलीवर करेगी और उसकी आगे फिर जो हमारी उसको पालेगी ओब्वियसली हेल्दी मदर ही। सही। अच्छा, म्यूजिक कितना पसंद है आपको नूर? म्यूजिक पसंद है। स्ट्राइकी किस तरह के म्यूजिक? स्ट्राइकी खुद भी स्ट्राइकी पसंद करती हूँ? हाँ जी। स्ट्राइकी हो आप? जी स्ट्राइकी है। स्ट्राइकी है तभी स्ट्राइकी पसंद है ना? ज़्यादा स्लो जब मूड ऑफ हो तो, या फिर सम टाइम ऐसा होता है कि स्लो म्यूजिक ज़्यादा पसंद होते हैं। मतलब कि जैसे ओल्ड सॉन्ग मुझे बड़े पसंद है जो सदाबहार होते हैं। ऐसे फेवरेट सिंगर कौन सा है? आतिफ असलम। आतिफ असलम जी। और इसके अलावा ज़्यादातर तो मुझे आतिफ असलम पसंद है। तो उनकी भी उस पे सॉन्ग्स पे भी टिकटॉक बनाई नहीं है? उनके इतने लाइक्स ही नहीं आते, मैं बताया आपको। वैसे मुझे सिंगर जो स्ट्राइकी में है वो वाजिद साहब भी पसंद है, और जिशान रोखड़ी साहब बहुत पसंद है। अच्छा। उनके सॉन्ग, और ताहिर रोखड़ी, उनके सॉन्ग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो ज़्यादा सुनती हूँ। जब मैं छोटी थी तब मैं अनमोल साल के सॉन्ग काफ़ी सुना करती थी। अच्छा। तो जी, उसके बाद फिर अब जो लेटेस्ट जो आए हुए हैं उनके सुनती हूँ ज़्यादा। कोई ऐसे आज अगर कोई आवाज़ सुनाना चाहोगी, कोई गाना? फिलहाल आवाज नहीं अच्छी मेरी, मैं गा नहीं सकती। अच्छा, गा नहीं सकती, सही है, चलो कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम तुमसे हम तैयार हो के आना ना, गाना हम गाना सुनेंगे, सही नहीं है? जी ठीक है जी। फिर आप जाना नहीं मुझे छोड़ के। हाँ, नहीं जाते नहीं छोड़ के, यही आप सुनेंगे। अच्छा, ये बताओ, स्लोमो ज्यादा टिकटॉक पे पसंद है? आजकल वैसे स्लोमो जो है वो लोग ज्यादा लाइक करते हैं, कुछ लोग एक्ट करना पसंद करते हैं, कुछ लोग प्रॉपर आपकी एक्टिंग शो कर रहे होते हैं, तो किस तरह क्या पसंद है? स्लोमो भी बनाती हो ज्यादा, या आप पूरी आपकी लिपसिंग होती है, एक्ट करती हो? मुझे लिपसिंग ज़्यादा करना पसंद है।
अच्छा। और स्लोमो भी पसंद है मुझे, स्लोमो भी कर लेती हूँ। और वैसे बाकियों की अगर देखा जाए तो स्लोमो ज़्यादा पसंद आते हैं, जो कट्स वो कैप कट से बनाते हैं ना, तो उस पे भी मतलब कि मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छा करूँ। और दूसरा ये कि दूसरी बना लेती हूँ मतलब के स्लोमो। अच्छा, ट्रेंडिंग जो चल रहे होते हैं उसी पे हाँ। बनाती हो या अपना कोई क्रिएट करती हो और उस पे बनाती हो? नहीं, जो ट्रेंड में हो वही। अगर आप ट्रेंड के हिसाब से बनाएं तो आपकी वीडियो ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। हाँ। अगर आप ना बनाए तो फिर व्यूज़ नहीं इतने आते। ये मैंने देखा है अक्सर। आप भी टिकटॉक यूज़ करती हैं, आपको मालूम होगा। हाँ, लेकिन मैं भी पहले था स्टार्टिंग में, तो अभी मैं बहुत कम यूज करती हूँ। हाँ। लेकिन ये है कि कभी कभार ऐसे थोड़ा सा हो ना। जी जी। हाँ, वाकई कैमरामैन मेरे पास वाकई अच्छा नहीं है। तो कैमरामैन की भी बड़ी वो होती है ना कि आपको। हाँ, अक्सर मैं राहील को कहती हूँ तो वो बहुत ही अजीब तेरी बना देता है, तो मुझे बहुत फिर बुरा लगता है। नहीं, ये छोटी सिस्टर जो है ना वो बहुत अच्छा मतलब के बनाती है वीडियो को, और बड़ा मुझे ऐसे कैप्चर करेगी सीन को, सारा आगे मूवमेंट, ये चीज ना तो बड़ा मैटर करता है वाकई कैमरामैन का ना। तो किस तरह फिल्टर ज्यादा पसंद करती हो या जो कैमरे का होता है उसी में? लेकिन मोस्टली तो वैसे फिल्टर चल रहा है। बस ऐसे सिंपल बना लेती हूँ, अल्लाह ने वैसे बनाया है माशाल्लाह। हाँ, तो कितना नहीं, तो कितने व्यूज आ जाते हैं कोई वीडियो अपलोड करती हो तो फौरन कितना फौरन रिस्पॉन्स आता है या कुछ टाइम बाद आता है? नहीं, कुछ टाइम बाद आता है, सम टाइम आ भी जाता है उसी टाइम वीडियो पे। तो इतना मतलब कि ये नहीं है कि मतलब टाइम होता है ना, आपने अगर एक टाइम सेट किया हुआ है टिकटॉक का तो फिर आपके व्यूज अच्छे आएंगे। ठीक है। अगर आपने दिन में किसी टाइम वीडियो डाल दिए तो आपके व्यूज अच्छे नहीं आते। कितनी वीडियोस आपको अपलोड करनी चाहिए और देन आप समझती हैं कि वो? जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसमें तो डेली बेस पे आपको जो एक टाइम सेट करें, वो चाहे आप डे में कर लें या आप नाइट में कर लें, ठीक है, तो उस हिसाब से आप जो है वीडियो अपलोड करें तो व्यूज अच्छे आते हैं। मतलब आपने नाइट को किया तो फिर वो आप रात को ही मतलब कर सकते हैं। एक वीडियो अपलोड करें या दो तीन? आपको करें, 2-3 करनी चाहिए, मतलब 3 होती है, 3 से मैक्सिमम करनी चाहिए। सही जी, तो डेली बेस पे। डेली बेस पे तो फिर टाइम निकाल लेती हो डेली जो है वो 3 या 4 रीटेक्स भी करनी पड़ती होंगी, जाहिर सी बात है, आपने एक एक्ट करना है तो कितनी दफा सम टाइम ऐसा होता है कि एक वीडियो पे सम टाइम वन गो में चली जाती हो या नहीं, या रीटेक? सम टाइम ऐसा होता है कि एक टेक में भी अच्छी बन जाती है। और सम टाइम ऐसा होता है कि आप 5-10 मरतबा बना रहे हैं ना, नहीं अच्छी बन रही, फिर मैं कहती हूँ इसको सॉन्ग को छोड़ो दूसरे बनाते हैं। कोई मैसेज देना चाहोगी नूर? जी, मैसेज ये है कि अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहें, अपनी फैमिली को खुश रखें, और जो आपके साथ जुड़े लोग हैं उनका खास ख्याल रखें। कभी किसी का दिल ना दुखाए, किसी के दिल आज़ार ना करें, हमेशा प्यार करें सबसे और प्यार बांटें। बहुत शुक्रिया आपका नूर। आप कुछ कहना चाहेंगी? यही कहना चाहूँगी कि ख्याल रखें अपना, अपने बच्चों का, और फॉलो अप्स लें, और जो भी ज़रूरी है खुद के लिए, बेबीज के लिए, उसको फॉलो ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।